हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत अनिका की ओर देखकर क्यों होटल के स्टाफ के सामने शर्त रखना चाहती थी। ना तो अनिका उस औरत को जानती थी और ना ही उस औरत के फिसलने में अनिका का किसी तरह का कोई हाथ था। होटल के सारे स्टाफ मेंबर्स भी यह देखकर हैरान हो गए कि वह औरत अनिका की ओर इशारा करके क्यों बात कर रही थी। उस औरत ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखो, मैं तुम लोगों को माफ़ करूंगी, मगर एक ही शर्त पर, कि तुम मुझे भी ठीक उसी तरह की कॉफ़ी बनाकर दोगे जो वो लड़की वहाँ बैठकर पी रही है। उस औरत की ये बात सुनकर सीनियर मैनेजर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस औरत को कैसे पता कि अनिका किस तरह की कॉफ़ी पी रही थी। उस औरत ने अनिका की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा, हे लेडी, प्लीज़ कम हियर, इधर आओ सुंदर लड़की। अनिका को इस तरह से बुलाने के बाद वो औरत अपनी कमर पकड़कर बैठ गई। अनिका को लगा कि एक बुजुर्ग औरत अनिका की आंखों के सामने गिर गई थी और उसे शायद अनिका की मदद की ज़रूरत थी। इसलिए एक बुजुर्ग औरत की मदद करने के लिए अनिका अपनी जगह से उठी और उस औरत के पास जाकर कहने लगी, यस आंटी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? अनिका की बात सुनते ही उस औरत ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यस डिगरा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी। उस औरत की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई और अनिका के आसपास खड़े होटल के स्टाफ मेंबर्स भी उस औरत की अजीब अजीब बातों पर काफ़ी हैरान हो रहे थे। फिर उस औरत ने अपना हाथ अनिका के सामने आगे बढ़ाते हुए कहा, डिगरा, मुझे ज़रा वॉशरूम ले चलो। मुझे लगता है मेरी कमर पूरी तरह से खिसक गई है। मुझे बाथरूम में जाकर चेक करना होगा कि कहीं मेरी नाजुक कमर टूट तो नहीं गई। उस औरत के आसपास बैठे कुछ गेस्ट को औरत की बातें सुनकर हंसी भी आ रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत इतनी बूढ़ी होने के बावजूद अपने आप को इतनी कम उम्र की क्यों समझ रही थी। जब आसपास खड़े होटल के स्टाफ ने देखा कि वो औरत अनिका से मदद मांग रही थी तो एक लेडी स्टाफ ने आगे आते हुए उस औरत से कहा, मैडम, मैं आपको वॉशरूम ले चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। मगर जैसे ही उस लड़की ने उस औरत की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस औरत ने ज़ोर से उस लड़की के हाथ पर चपत लगाते हुए कहा, अरे नहीं रे डिगरा, मेरे को इस लड़की के साथ ही जाना है। तुमको कोई ऐतराज़ है बेटा? जब उस औरत ने सीधे ही अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से सवाल पूछा तो अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक बुज़ुर्ग महिला को मदद करने से कैसे इनकार कर सकती थी। अनिका कुछ देर तक अपने पीछे खड़े अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को देखने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स की अभी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका को किसी बुज़ुर्ग महिला की मदद करने से कैसे रोक सकते थे। जब अनिका को लगा कि उसे उस बुज़ुर्ग औरत की मदद करनी ही चाहिए और उसमें कोई खतरा भी नहीं था, तो अनिका ने भी उस औरत का हाथ पकड़ लिया और उसे सहारा देते हुए अपनी चेयर से खड़ा किया। मगर खड़े होते ही उस औरत ने अनिका का हाथ छोड़कर सीधा अपना एक हाथ अनिका के कंधे पर डाल दिया और अपना पूरा वज़न अनिका पर रख दिया। अनिका यह देखकर काफ़ी हैरान हो गई कि बुज़ुर्ग लग रही उस औरत का वज़न काफ़ी ज़्यादा था। एक टांग पर लंगड़ाकर चल रही उस औरत ने अपना पूरा वज़न अनिका के कंधों पर डाल रखा था। अनिका ने मजबूती से उस औरत को सहारा देते हुए उस औरत को कमर से पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे लेडीज़ वॉशरूम की ओर ले जाने लगी। अनिका के साथ साथ होटल के कुछ स्टाफ मेंबर्स और अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी अनिका और उस औरत के पीछे पीछे लेडीज़ वॉशरूम की ओर आगे बढ़ने लगे। वो औरत लंगड़ाती हुई धीरे धीरे लेडीज़ वॉशरूम के ठीक बाहर दरवाजे तक पहुंची और अचानक पीछे मुड़कर अनिका के सिक्योरिटी गार्ड से कहने लगी, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? एक लड़की किसी और लड़की के सहारे पर बाथरूम के अंदर जा रही है तो तुम तीन तीन मुस्टंडे अपने हाथों में बंदूक पकड़े हमारे पीछे पीछे अंदर आ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? नहीं नहीं, तुम लोग मुझसे कहो कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। कहीं तुम लोग अंदर घुसकर इस बंदूक की नोक पर मुझसे ज़बरदस्ती तो नहीं करोगे? उस बूढ़ी औरत की ऐसी बातें सुनकर तीनों के तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे लेने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस बुज़ुर्ग महिला की ऐसी बातों का वो क्या जवाब दें। अनिका के तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में बंदूक होते हुए भी उस औरत के सामने अपने आप को कमज़ोर समझने लगे थे। उस औरत की ज़बान की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि सिक्योरिटी गार्ड्स की बंदूक की ताकत उस औरत की ताकत के सामने फीकी लगने लगी थी। उस औरत ने अनिका के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और अनिका का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम के अंदर ले जाने लगी। अनिका के पास उस औरत को फॉलो करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी।
अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं लेडीज़ वॉशरूम के बाहर खड़े रहे और बाकी होटल के स्टाफ मेंबर्स भी वहीं खड़े अनिका और उस औरत के बाहर निकलने का इंतज़ार करते हुए खड़े हो गए। वॉशरूम के अंदर दाखिल होते ही उस औरत ने आईने के सामने बेसिन पर अपने दोनों हाथ रख दिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए अनिका से कहने लगी, मार दिया, मार दिया, मुझे लगता है कि मेरी पतली कमर टूट गई है। ऐसा ही होता है हम जैसी नाजुक लड़कियों के साथ, ज़रा सा झटका लगता नहीं है कि हमारी कमर टूट जाती है। तुम्हारी कमर भी तो मेरी तरह ही पतली है, तुम्हारी कमर में अगर मोच आ जाती तो तुम क्या करती हो। अनिका यह देखकर सरप्राइज हो रही थी कि उस औरत की कमर और अनिका की कमर में ज़मीन आसमान का अंतर था, मगर फिर भी वह बूढ़ी औरत अनिका की कमर को अपनी कमर के साथ कंपेयर कर रही थी। अनिका उस औरत की इस बात का जवाब तो नहीं देना चाहती थी, मगर अनिका को उस औरत की चोट को लेकर सचमुच काफ़ी फिक्र थी। अनिका ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आंटी आप ठीक तो हैं ना? आप कहें तो मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जैसे ही उस औरत ने अनिका के मुंह से आंटी सुना, अनिका का हाथ झटकते हुए उस औरत ने कहा, आंटी मत कहो ना, मैं क्या तुम्हें आंटी लगती हूँ? हमारी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल का ही फ़र्क होगा। अगर हम दोनों साथ बाहर निकले तो कोई मुझे तुम्हारी बड़ी बहन ही कहेगा। तुमने देखा नहीं वहाँ सभी लोग हम दोनों को कैसे घूर घूर कर देख रहे थे। खूबसूरत लड़कियाँ देखते ही मर्द बेकाबू हो जाते हैं। अनिका के लिए अब उस औरत की बातें काफ़ी ज़्यादा बेतुकी और इरिटेटिंग होने लगी थी। अनिका ने इस बार बड़ी ही पोलाइटली धीमी आवाज़ में उस औरत से कहा, आंटी अगर आप ठीक हैं तो मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। जैसे ही अनिका वॉशरूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी, तब उस औरत ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो हमारी मुलाकात हुई है, अभी तो काफ़ी बातें शेयर करनी है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के दिल की राज बताने हैं, एक दूसरे का दोस्त बनना है। अभी तो यह पार्टनरशिप काफ़ी लंबी चलने वाली है और तुम अभी से साथ छोड़ने की बात कर रही हो। अनिका उस बुज़ुर्ग औरत की बात सुनकर हैरान हो गई। जैसे ही अनिका हैरानी से उस बुज़ुर्ग औरत की ओर देखने लगी, उस बुज़ुर्ग औरत ने अपने चश्मे उतारते हुए अपने सर पर पहनी हुई विग उतारी और अनिका से कहा, मैं विकी हूँ। उस औरत को विग उतारते हुए देखकर अनिका हैरान हो गई। उस औरत ने अपनी आवाज़ भी बदल ली थी और अचानक ही अनिका को एहसास हुआ कि उस औरत ने अपने आप को मेकअप से बदला हुआ था। दरअसल वो औरत कोई औरत नहीं थी, बल्कि विकी था, जो अनिका का एडवोकेट था। विकी ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर लगाया हुआ नकली मास्क हटाना शुरू किया और अनिका से कहने लगा, क्या करूं, क्लाइंट से मिलने के लिए कभी कभी इस तरह के पैंतरे भी आजमाने पड़ते हैं। खतरनाक केसेस लड़ते हुए एडवोकेट्स को थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीख लेनी पड़ती है। वो क्या है ना, लोग कहते हैं ना कि किसी भी वकील की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका झूठ। बस मैंने झूठ का अपना पेशा बना लिया है, तो कभी कभी सच को बाहर लाने के लिए भी मुझे झूठ का सहारा लेना होता है। धीरे धीरे जब विकी ने अपने चेहरे से मास्क उतारा तो अनिका ने देखा कि दरअसल उस बूढ़ी औरत के लिबास में छिपा एक काफ़ी हैंडसम चेहरा नज़र आ रहा था। विकी का रंग गोरा, पूरी तरह से क्लीन शेव, दाढ़ी, घुंघराले बाल और गहरी नीली आंखें देखकर किसी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि विकी कोई एडवोकेट था, बल्कि विकी किसी हॉलीवुड फिल्म के हीरो से कम नहीं लगता था। अनिका विकी को देखकर हैरान थी। तभी विकी ने अचानक ही अपना ड्रेस उतारना शुरू कर दिया। विकी ने जैसे ही अपना ड्रेस उतारना शुरू किया, अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। अनिका को ऐसा करते हुए देखकर विकी ने कहा, अरे घबराइए मत, मैंने अंदर शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखे हैं। अनिका ने जब आंखें खोली तब उसे एहसास हुआ कि विकी ने 3-4 शॉर्ट्स पहन रखे थे और एक काफ़ी कलरफुल स्लीव्स बनियान पहन रखा था। विकी की बॉडी देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि विकी हेल्थ के मामले में काफ़ी कॉन्शियस था। विकी पूरी तरह से उस बूढ़ी औरत के लिबास से बाहर निकलकर और फिर एक जवान और हैंडसम लड़के में बदल गया था। उस बूढ़ी औरत के ड्रेस, उसके मेकअप और उसकी विग को पास पड़े कचरे के डब्बे में फेंकते हुए विकी ने अपने हाथ झटके और अनिका से कहा, बताइए मैडम, आपका क्या केस है? आपने कहा था ना कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों क्यों मिले हैं और किस मकसद से मिले हैं, इसलिए थोड़ा बहुत नाटक करना पड़ा, वरना आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके पति ने आपके ऊपर इतनी सिक्योरिटी बिठा रखी है कि बिना इजाज़त के एक मक्खी भी आपके पास नहीं आ सकती। वैसे आपके हस्बैंड को आपके आसपास इतनी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। अरे भाई, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो, इंश्योर तो ज़रूर होगा। विक्की लगातार बड़बड़ाए जा रहा था और अनिका विक्की को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गई थी। तभी विक्की ने अनिका की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, मैडम अब बताइए विक्की, आपका केस क्या है और किसके खिलाफ़ लड़ना चाहती हैं आप ये केस?
अनिका जानती थी कि विकी ने जो रास्ता अपनाकर अनिका से मिलने की पूरी प्लानिंग की थी वो रास्ता काफ़ी अजीब था, मगर अनिका ये भी जानती थी इसके अलावा विकी के पास शायद अनिका तक पहुंचने का कोई और चारा नहीं था। अनिका को सिर्फ एक बात याद थी। कर्ण गुलेरिया ने अनिका से कहा था कि विकी वो एडवोकेट है जिस पर आकाश को सबसे ज़्यादा भरोसा था, और खुद कर्ण गुलेरिया ने अनिका से कहा था कि विकी ज़्यादातर गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मुश्किल से मुश्किल केसेस हैंडल करता है, और शायद ही आज तक विकी कोई भी केस हारा नहीं था। भले ही अनिका को विकी की एंट्री की स्टाइल काफ़ी अजीब लगी थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका भी विकी के स्टाइल को लेकर काफ़ी इम्प्रेस थी। अनिका जानती थी कि ये बहुत यूनिक तरीका था जिससे बिना किसी शक के विकी अनिका से मिल सकता था। अनिका अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रही थी। तभी विकी ने अनिका की ओर देखकर कहा, आप अभी कुछ देर और हैरान रह सकती हैं, तब तक मैं अपनी मीटिंग की तैयारियां पूरी कर लेता हूं। ये कहते हुए विकी भी लेडीज़ वॉशरूम के दरवाजे के पास चला गया और वॉशरूम को अंदर से लॉक कर दिया। विकी ने मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, चलिए, दरवाज़ा लॉक कर दिया है, जिस वजह से अब हमें कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा और खुल के एक एडवोकेट और क्लाइंट एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे। ये कहते हुए विकी आईने के सामने वाली सिंक के ऊपर बैठ गया और अपने दोनों पाँव एक पर एक चढ़ाते हुए अनिका से पूछने लगा, बताइए मैडम, क्या केस है आपका? क्या जायदाद के बंटवारे को लेकर आप मुझसे मिलना चाहती हैं? अनिका अभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी, मगर विकी का सवाल सुनते ही अनिका ने ना में अपना सर हिला दिया। विकी ने अपना अगला सवाल पूछते हुए कहा, अच्छा समझ गया, यहाँ कोई ऐसा है जो आपको बार बार परेशान करता है? अरे भाई, इतनी खूबसूरत लड़की हो तो लड़के तो परेशान करेंगे ही, मगर आप फिक्र मत कीजिए, वो जो कोई भी है उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी में दोबारा कभी आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बोलिए, हरासमेंट का केस है? अनिका ने फिर से ना में अपना सिर हिला दिया। विकी इस बार गहरी सोच में डूब गया। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो विकी के साथ अपने दिल की बातें कैसे शेयर करे। विकी बेशक बहुत बोलता था, मगर विकी की आंखें काफ़ी ज़्यादा मासूम थी। एक एडवोकेट होने के नाते विकी काफ़ी कम उम्र का था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो विकी के साथ अपनी सारी बातें कैसे शेयर करे। अनिका को कंफ्यूज देखकर विकी ने हवा में अपनी उंगलियां फेरते हुए चुटकी बजाई और अनिका से कहा, समझ गया, मैं समझ गया कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। अनिका विकी की ये बात सुनकर हैरानी से विकी की ओर देखने लगी। विकी ने अनिका की ओर अपना चेहरा आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज़ में अनिका से पूछा, क्या डिवोर्स केस है? आप अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती हैं? इससे पहले कि अनिका कुछ जवाब देती, विकी ने फिर से चुटकी बजाते हुए अनिका से कहा, अरे आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा, और फिर इसमें शायद मेरा भी तो फ़ायदा हो सकता है। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि विकी उसके साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। विकी ने तुरंत बात बदलते हुए अनिका से कहा, मेरा मतलब है, अगर आपने अपने पति के साथ डिवोर्स ले लिया तो ज़िंदगी भर आप अकेले तो नहीं गुजारेंगी। हो सकता है कि आगे चलकर आपको फिर से नए जीवन साथी की तलाश हो, और ऐसे वक्त में इससे पहले कि विकी आगे कुछ कह पाता, अनिका ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए विकी से कहा, देखिए, मुझे कोई डिवोर्स केस नहीं लड़ना है। अब आप मेरी बात सुनेंगे या अकेले ही इस लेडीज़ वॉशरूम में बड़बड़ करते रहेंगे? एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ, आप आईने की ओर देखकर अपने आप से बातें करते रहिए। अनिका का भड़का हुआ देखकर विकी तुरंत छलांग मारकर सिंक से नीचे उतरा और अनिका से कहने लगा, अरे अरे मैडम, आप तो बुरा मान गए। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप ही बोलिए। दरअसल आप कब से कुछ बोल ही नहीं रही थी, मुझे लगा कि आपको बोलने में थोड़ी झिझक हो रही थी, इसलिए आपकी झिझक दूर करने के लिए मैं ये सब बोले जा रहा था। मगर आप बताइए, किस तरह का केस लड़ना चाहती हैं आप? अनिका ने तभी धीमी मगर सख्त आवाज़ में विकी से कहा, इट्स अ रेप केस। जैसे ही अनिका ने यह बात कही, विकी के चेहरे का रंग उड़ गया। विकी का मुंह खुला का खुला रह गया। विकी ने अटकती हुई हड़बड़ाती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, रेप केस? ये आप क्या कह रही हैं? अनिका ने धीमी आवाज़ में बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ कुछ ही दूर लकड़ी बाज़ार में एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी रहा करती थी। अभी कुछ दिनों पहले दोनों की मौत हो गई, मगर मुझे शक है कि मौत से पहले बेटी के साथ कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने छानबीन की है और मुझे पक्का यकीन है कि पुलिस ने छानबीन में जो भी बातें रिपोर्ट में लिखी हैं वो सारी बातें गलत हैं। वो बूढ़ी औरत और वो लड़की तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर मैं चाहती हूँ कि उन्हें इंसाफ मिले। विकी ने जब देखा कि मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है तो विकी के चेहरे से मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई। अनिका ने जो बात कही थी और अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विकी समझ गया था कि आखिर अनिका ने इतनी सीक्रेटली अपने पापा से कहकर एक वकील से मदद क्यों मांगी थी।
विकी अब ये समझ गया था कि अब अनिका के साथ मजाक नहीं किया जा सकता था, इसलिए विकी बड़े ही अदब से अनिका के पास आकर पूछने लगा, बताइए क्या हुआ है और केस के बारे में सारी डिटेल्स मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मरने वाली माँ बेटी को इंसाफ मिले। जब अनिका ने देखा कि विकी सीरियस हो चुका था तो अनिका ने विकी से कहा, अभी कुछ ही दिन पहले की बात थी। अचानक ही हमारे प्रेसिडेंशियल सूट के टेरेस गार्डन पर कुछ तोते और कुछ पंछी आकर बैठे। जैसे ही अनिका अपनी बात आगे बढ़ाने वाली थी, अनिका और विकी दोनों के कानों पर दरवाज़ों के खटखटाने की आवाज़ पड़ी। बाहर से अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी होटल के स्टाफ मेंबर्स अनिका से कुछ पूछ रहे थे। मैडम, आप ठीक तो हैं ना? ये दरवाज़ा अंदर से लॉक क्यों है? मैडम, आर यू ओके? दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर अनिका काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई। अनिका अपने सामने खड़े विकी को देखने लगी, जैसे कि आंखों ही आंखों के इशारे से वो विकी को कुछ पूछ रही हो कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए। विकी ने अपने हाथों के इशारे से अनिका को रिलैक्स रहने के लिए कहा और अनिका के कानों के पास जाकर कहा, उनसे कहिए कि आप बिल्कुल ठीक हैं और कहिए कि आपके साथ जो बूढ़ी औरत अंदर आई थी वो कपड़े चेंज कर रही है, इसलिए आपने दरवाज़ा लॉक रखा है। अनिका नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए, मगर इस वक्त उसके पास विकी की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अनिका दरवाजे के पास गई और कहने लगी, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर जैसे ही अनिका ने यह बात कही, अनिका के सिक्योरिटी गार्ड की बाहर से आवाज़ आई, मैडम मुझे लगता है अब आपको बाहर आ जाना चाहिए। इतनी देर तक आपका किसी अनजान शख्स के साथ रहना ठीक नहीं है। प्लीज़ आप बाहर आ जाइए मैडम। माफ़ कीजिएगा, हम हमारी ड्यूटी पर हैं और हमारे चीफ का हुक्म है कि आपको हम अपनी नज़रों के सामने से हटने ना दें। प्लीज़ मैडम आप बाहर आ जाइए। उनकी मदद करने होटल के स्टाफ की लड़कियां अंदर चली जाएंगी। ये कहते हुए अनिका के सिक्योरिटी गार्ड ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। विक्की और अनिका समझ चुके थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स अब इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। तभी विक्की ने अनिका के पास आकर कहा, ठीक है, मैं केस की बाकी डिटेल्स पता करके छानबीन शुरू करता हूँ। आप बिल्कुल घबराइए मत। बस किसी तरह हर रोज़ सुबह 10:30 बजे आप मुझे कैफेटेरिया में मिलने आ जाइएगा। मैं आपको केस की डिटेल्स बताता रहूँगा और मुझे जो भी सवाल होंगे मैं वो आपसे पूछकर अपने डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। मेक श्योर कि आप रोज़ सुबह 10:30 बजे कैफेटेरिया में पहुँच जाएं। अनिका ने विकी की बात सुनकर विकी की बात पे हाँ मिला दी, मगर फिर विकी से पूछा, मगर आप अब यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? अनिका की बात सुनते ही विकी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। विकी अचानक एक झटके से एक स्पाइडरमैन की तरह दरवाजे के पास लगी एक वॉशरूम की कैबिन के ऊपर जाकर बैठ गया और अनिका को दरवाज़ा खोलने का इशारा कर दिया। अनिका ने विकी का इशारा मिलते ही दरवाजे का लैस खोला और जैसे ही अनिका ने दरवाज़ा खोला, कुछ होटल की लेडीज सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स दौड़कर अंदर आई। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि अनिका के अलावा वॉशरूम में और कोई नहीं था। वो हैरान होकर अनिका की ओर देखने लगी और उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने अनिका से पूछा, मैडम वो बूढ़ी औरत कहाँ गई जो आपके साथ अंदर आई थी? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों को क्या जवाब देती। लेडी सिक्योरिटी स्टाफ के पीछे पीछे अनिका के सिक्योरिटी वाले भी वॉशरूम के अंदर आ गए। सभी लोग हैरान होकर अनिका की ओर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गायब हो गई थी। वॉशरूम में कई सारी कैबिन्स थी, मगर जब लेडी सिक्योरिटी स्टाफ आगे आकर हर कैबिन की तलाशी करने लगी तब उन्हें एहसास हुआ कि सारी कैबिन्स खाली थी, मगर बूढ़ी औरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। जब हैरान होकर सारे सिक्योरिटी स्टाफ ने अनिका की ओर देखा तो अनिका की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनकी बात का क्या जवाब दे। तभी अचानक जेंट्स सिक्योरिटी जो दरवाजे के ठीक पास खड़ी थी, उनके पीछे छलांग लगाते हुए विकी ने अचानक ही जोर की चीख लगाई। इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले कुछ समझ पाते और मुड़कर विकी को पकड़ पाते, विकी ने उल्टा एक सिक्योरिटी वाले को पकड़ कर कहा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने बाहर से देखा कि तुम लोग ज़बरदस्ती लेडीज़ वॉशरूम के अंदर दरवाज़ा ठोक ठोक कर घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक विकी ने अनिका की ओर देख कर कहा, अरे 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 क्या ज़माना आ गया है, देखो इतनी बड़ी 5 स्टार होटल में एक जवान खूबसूरत लड़की वॉशरूम के अंदर जाती है तो बंदूक की जोर ज़बरदस्ती पर तुम लोग ज़बरदस्ती वॉशरूम के अंदर घुसना चाहते हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? विकी की ये बात सुनते ही सारे के सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले हैरान रह गए। इससे पहले कि वो विकी को कुछ कहने की कोशिश करते, विकी ने उल्टा उन्हें डांट लगाते हुए कहा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बंदूक की नोक पर किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हो? सिक्योरिटी स्टाफ वाले लड़की की ये बात सुनकर हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो औरत अभी अभी अनिका के साथ वॉशरूम में घुसी थी वो भी कुछ देर पहले ठीक इसी तरह के डायलॉग बोल रही थी। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात उन लोगों के लिए ये थी कि वॉशरूम के अंदर से वो बूढ़ी औरत अचानक गायब कैसे हुई
और विकी वॉशरूम में आया कैसे? हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले हैरान होकर विकी को देख रहे थे। विकी ने जब सबके चेहरे की हैरानी पढ़ते हुए उनसे कहा, क्या हुआ, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो तुम लोग? तभी एक सिक्योरिटी स्टाफ ने हड़बड़ाती हुई आवाज़ में विकी से पूछा, आप अंदर कैसे आए सर? विकी ने इशारा करते हुए, अंदर कैसे आए मतलब जैसे आप लोग अंदर आए? बाहर से अंदर आया, ये देखिए इस तरह। ये कहने के बाद विकी दरवाजे के बाहर गया और फिर से दरवाजे के अंदर चल कर आया और कहने लगा, बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा कि आप लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर आप लोगों ने अचानक शायद दरवाज़ा तोड़ दिया और फिर अंदर घुस आए, इसलिए आपका पीछा करते मैं भी अंदर घुस आया। अंदर आकर देखा तो एक जवान खूबसूरत लड़की यहाँ पर खड़ी है और आप लोग बंदूक की नोक पर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। सारे के सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले अपनी बंदूक पीछे हटाकर कहने लगे, अरे ओ ये हमारी मैडम है, हम उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? विकी ने ये बात सुनते ही उस सिक्योरिटी गार्ड के कंधे पर ज़ोर से चपत लगाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम जो कर रहे हो उसे उसमें शर्म नहीं आती? अरे सिक्योरिटी काहे की सिक्योरिटी देने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी, शर्म नहीं आती? अगर तुम मैडम के बॉडीगार्ड हो तो बॉडी को ज़रा दूर से गार्ड किया करो, वरना ऐसा मुकदमा चला दूंगा कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडीगार्ड एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। उन बॉडीगार्ड के समझ में नहीं आ रहा था कि वो विकी की बातों का क्या जवाब दें। इसीलिए एक सीनियर बॉडीगार्ड ने विकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए सर, ये हमारा पर्सनल मैटर है, ये हमारी मैडम है, आप प्लीज़ जाइए यहाँ से। जैसे ही विकी ने उस बॉडीगार्ड की बात सुनी, विकी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, जाता हूँ मैं, मगर अगर किसी लड़की के साथ ऐसी वैसी हरकत हुई ना तो याद रखना, ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि सालों बाद जब जेल से निकलोगे तो खुद की शक्ल आईने में पहचान नहीं पाओगे। विकी सभी लोगों को ये धमकी देते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गया। अभी भी सारे के सारे सिक्योरिटी वाले हैरान थे कि वो बूढ़ी औरत अचानक कैसे गायब हो गई। मगर इससे पहले कि सभी लोग मुड़कर अनिका की ओर देखें और अनिका से सवाल पूछें, अनिका अपना सर झुकाकर वॉशरूम के बाहर निकल गई। जैसे ही अनिका वॉशरूम से बाहर निकलकर होटल के कॉरिडोर की ओर आगे बढ़ने लगी, एक जूनियर अटेंडेंट अनिका के पास आई और पूछने लगी, मैडम वो बूढ़ी औरत कहाँ गई जो आपके साथ वॉशरूम में गई थी? अनिका के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, मगर अनिका के ठीक सामने कैफेटेरिया के कांच के दरवाजे के पीछे खड़ा विकी अनिका को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। विकी जिस तरह से इशारा कर रहा था, अनिका समझ गई थी कि विकी उसे ये कहने के लिए कह रहा था कि वो बूढ़ी औरत जब विकी और बाकी लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था तभी बाहर निकल गई। अनिका ने विकी का इशारा समझते हुए अपनी बगल में खड़ी लड़कियों से कहा, अरे जिस वक्त वो लड़का आया था वॉशरूम के अंदर और मेरी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसकी बातचीत चल रही थी, तभी तो वो पीछे से निकल गई। दरअसल तुम लोग जब दरवाज़ा खोल कर आए तब वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी और दरवाज़ा खुलते ही वो चुपके से निकल गई, इसलिए शायद तुम लोगों की नज़र उस औरत पर नहीं पड़ी। अनिका की बात होटल की सिक्योरिटी के स्टाफ के साथ साथ अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी सुन ली थी। सिक्योरिटी गार्ड्स बार बार याद करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या उन्होंने किसी औरत को बाहर निकलते हुए देखा था, मगर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। न तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को बाहर जाते हुए देखा था और न ही उन्हें ये पता चल पा रहा था कि किस तरह से वो लड़का अचानक वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गया। अनिका के तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने समझा कि शायद हो सकता था कि सब कुछ समझने में उनकी कोई चूक हो रही थी, इसलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने अनिका के पास आते हुए कहा, मैडम मुझे लगता है अब हमें ऊपर चलना चाहिए, सर कुछ ही देर में आ जाएंगे। अनिका जानती थी कि उसे कॉफ़ी शॉप में आए काफ़ी देर हो चुकी थी और अब अगर अनिका ज़्यादा देर तक कॉफ़ी शॉप में रुकी तो हो सकता था कि अनिका के सिक्योरिटी स्टाफ वालों को शक हो जाए, इसलिए अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की बात मानते हुए अनिका ने हाँ में अपना सर हिला दिया। मगर अनिका की नज़रें कॉफ़ी शॉप के कांच के दरवाजे के उस तरफ खड़े विकी पर जमी हुई थी। विकी बार बार अनिका को इशारा करते हुए समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो कल अनिका को ठीक इसी जगह पर सुबह 10:30 बजे मिलेगा। अनिका भी विकी की ओर देखकर हामी भरने लगी। अनिका जब अपनी सिक्योरिटी स्टाफ के साथ लिफ्ट की ओर जाने लगी तब अनिका ने देखा कि ठीक अनिका के सामने रोहित खड़ा था। अनिका ने जैसे ही रोहित को देखा अनिका चौंक गई। अनिका को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर रोहित ने पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम चौंक क्यों गई? अनिका ने बस न में अपना सर हिलाते हुए रोहित से कहा, तुम यहाँ?
रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं जब होटल में आया तो मुझे पता चला कि तुम कैफेटेरिया में हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। रोहित को अनिका के साथ बात करता हुआ देखकर विकी ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया ताकि रोहित उसे देख न सके और सीटी बजाता हुआ अपने दोनों हाथ अपनी जेब में रखकर कैफेटेरिया के अंदर चला गया। भले ही रोहित ने विकी का चेहरा नहीं देखा था, मगर रोहित ने अच्छी तरह से देखा था कि कोई लड़का कांच के दरवाजे से अनिका को इशारे कर रहा था और अनिका भी उन इशारों का जवाब दे रही थी। अनिका रोहित से नज़रें चुराकर लिफ्ट की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी रोहित कुछ देर तक वहीं खड़ा कांच के दरवाजे की ओर देखता रहा जहां से वो लड़का अनिका को इशारा कर रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि याददाश्त खोने के बाद अनिका का ना तो कोई दोस्त था और ना ही अनिका ने होटल में किसी के साथ दोस्ती की थी। फिर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक वो कौन लड़का था जो अनिका को कांच के दरवाजे के पीछे से इशारे कर रहा था। रोहित ने देखा कि अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स और होटल के सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और कंफ्यूज नज़र आ रहे थे। अनिका लिफ्ट के पास जाकर लिफ्ट का इंतजार करने लगी। तभी रोहित ने होटल के सिक्योरिटी स्टाफ की लड़कियों से पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो? तभी एक लड़की ने जवाब देते हुए कहा, सर, हमारी समझ में नहीं आता है कि अभी अभी कुछ देर पहले मैडम के साथ एक 65-70 साल की उम्र की औरत वॉशरूम के अंदर गई थी, मगर फिर अचानक ही वो औरत कहीं गायब हो गई। मैडम तो वॉशरूम से बाहर आ गई, मगर वो औरत कहीं नज़र नहीं आ रही थी। रोहित भी उस लड़की की बात सुनकर हैरान हो गया। रोहित ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद उस लड़की से कहा, क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? क्या तुम लोगों का ध्यान नहीं था? उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, हम तो वहीं पर खड़े थे। जब से मैडम अंदर गई थी हम वहीं दरवाजे के पास खड़े मैडम और उस औरत का इंतजार कर रहे थे, मगर दरवाज़ा खुलने पर हमने देखा कि मैडम तो अंदर थी मगर वो औरत अंदर नहीं नजर आ रही थी। रोहित को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। रोहित ने बाकी सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स के सामने देखकर कहा, ज़रा सीसीटीवी में चेक करके बताओ वो औरत कहाँ गई? ऐसे कैसे कोई औरत तुम्हारी नज़रों के सामने से गायब हो जाए और तुम्हें वो पता भी ना चले? रोहित की बात सुनते ही एक लड़की ने अपना सर झुका दिया और धीमी आवाज़ में रोहित से कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? लेडीज़ वॉशरूम सीसीटीवी कैमरा कहाँ से होगा? तभी रोहित को अचानक इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसने क्या कहा था। अपने माथे पर उंगलियां फेरते हुए रोहित ने कहा, हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, मगर ये कैसे हो सकता है? एक औरत अगर अनिका के साथ वॉशरूम के अंदर गई थी तो वह वहीं मौजूद होगी। उस लड़की ने फिर से रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, हमने हमारी कैबिन्स चेक कर ली, सारी कैबिन्स खाली थी, पता नहीं वो औरत कहाँ गायब हो गई है। हमने जब मैडम से पूछा तो मैडम ने कहा कि जब हम दरवाज़ा खोल कर अंदर आए ठीक उसी वक्त दरवाजे के पीछे से निकलकर वो औरत बाहर निकल गई थी। शायद हमारा ध्यान नहीं होगा सर। रोहित को ये पूरा वाक्य बहुत अजीब लग रहा था, मगर रोहित ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित के लिए इतना ही काफ़ी था कि अनिका सेफ थी। जैसे ही लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर आई और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, अनिका तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाज़ा वापस बंद हो पाता, रोहित भी दौड़कर लिफ्ट के पास गया और दरवाज़ा बंद होने से पहले ही रोहित ने भी बटन दबा दिया और रोहित अनिका के साथ लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। रोहित और अनिका के सिक्योरिटी गार्ड्स भी लिफ्ट में अनिका और रोहित के ठीक पीछे तैनात थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर प्रेसिडेंशियल सूट की ओर जाने लगी। रोहित ने अनिका से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? अनिका ने रोहित की इस बात का जवाब बिना रोहित की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे अनिका रोहित से कुछ छुपा रही थी। अनिका जानबूझकर रोहित से नज़रें छुपा रही थी। इस तरह से जानती थी कि अनिका विकी से सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि अनिका वो कहीं ना कहीं कुसुम के लिए इंसाफ चाहिए था और अनिका के दिल में एक शक की सुई रोहित की ओर भी इशारा कर रही थी। अनिका ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह रोहित इंस्पेक्टर अग्रवाल के साथ फ़ोन पर बातें करता था और विकी की मदद से अनिका इस बात की तह तक जाना चाहती थी कि आखिर कुसुम के साथ जो हुआ था वो कैसे हुआ था और कौन था कुसुम के दर्दनाक अपराध के पीछे। मगर अनिका ये बात रोहित को बताना नहीं चाहती थी कि क्योंकि अगर कुसुम के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे रोहित का ज़रा सा भी हाथ है तो फिर अनिका रोहित को इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहती थी। रोहित देख रहा था कि अनिका मन ही मन कुछ सोच रही थी और किसी तरह रोहित से नज़रें चुरा रही थी। अनिका का ये बर्ताव रोहित तो बहुत अजीब लग रहा था। मन ही मन रोहित ये भी सोच रहा था कि कौन था वो लड़का जो कांच के दरवाजे के पीछे से अनिका को इशारे कर रहा था। और रोहित के लिए ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि अनिका रोहित से उस लड़के के बारे में कोई जिक्र भी नहीं कर रही थी, न ही रोहित को खुलकर कुछ बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ था और वो क्यों इतनी परेशान नज़र आ रही थी।
लिफ्ट का दरवाज़ा जैसे ही टॉप फ्लोर पर आकर खुला, अनिका तेज़ कदमों से प्रेसिडेंशियल सूट के मेन दरवाजे पर चली गई। अनिका जब तक जान चुकी थी कि किस तरह से प्रेसिडेंशियल सूट का दरवाज़ा अनलॉक होता था। अनिका ने अपना अंगूठा अनलॉकिंग स्क्रीन पर रखा और एक्सेस मिलते ही दरवाज़ा अनलॉक हो गया। अनिका तेज़ी से कमरे के अंदर चली गई। रोहित भी धीरे धीरे अनिका के पीछे प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर दाखिल हो गया। रोहित ने देखा कि अनिका तेज़ कदमों से सीधे अपने बेडरूम में चली गई। अनिका ने इससे पहले कभी भी इस तरह का बिहेवियर नहीं किया था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि आज अनिका इतना अलग बर्ताव क्यों कर रही थी। रोहित ने सनी के माता पिता के मुंह से वैसे भी जो सारी बातें सुनी थी वो सुनकर रोहित काफ़ी डिस्टर्ब था और अनिका का इस तरह का बर्ताव रोहित की समझ में नहीं आ रहा था। रोहित जब अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो रोहित ने देखा कि अनिका अपने मोबाइल फ़ोन पर बालकनी में खड़ी कुछ टाइप कर रही थी। जैसे ही अनिका को एहसास हुआ कि रोहित कमरे में दाखिल हुआ था, अनिका ने बड़ी ही सफाई से वो मोबाइल फ़ोन टेरेस गार्डन पर पड़ी एक टीपॉय पर रख दिया और न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने लगी। रोहित के लिए अनिका का पूरा बर्ताव काफ़ी अजीब था। रोहित धीरे धीरे अनिका के पास चलकर आया और अनिका से कहने लगा, तुम तो पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, आज मैंने शायद तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा है। अनिका ने जैसे ही रोहित की बात सुनी, अनिका रोहित की ओर देखकर दबी हुई आवाज़ में कहने लगी, हाँ वो ऐसे ही सोच रही हूँ कुछ पढ़ने की आदत डाल लूँ। सारा दिन ये सोच सोच कर परेशान होती हूँ कब मेरी ज़िंदगी वापस बाकी लोगों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वक्त गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। अनिका की ये बात सुनकर रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित अनिका के ठीक सामने बैठ गया और अनिका के सामने पड़ा अनिका का मोबाइल फ़ोन अपने हाथ में उठाकर अनिका से पूछने लगा, कौन था वो लड़का। जैसे ही रोहित ने अनिका से सवाल पूछा कि कौन था वो लड़का, अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अनिका ने बड़ी ही तेज़ी से एक झटके से रोहित के हाथों से अपना मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मोबाइल फ़ोन साइड में रखते हुए रोहित से कहा, कौन लड़का, किसकी बात कर रहे हो तुम। अनिका अब तक ये बात नहीं जानती थी कि रोहित ने अनिका और विकी को एक दूसरे के साथ इशारों से बात करते हुए देख लिया था। मगर जब रोहित ने अनिका से ये सवाल पूछा कि वो लड़का कौन था, तब अनिका को अंदाज़ा आ गया था कि शायद कहीं ना कहीं रोहित ने विकी और अनिका के बीच चल रहे इशारों को देख लिया था। अनिका ने बात बनाते हुए कहा, किसकी बात कर रहे हो तुम। रोहित अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि अनिका ज़रूर उससे कुछ छुपा रही थी। रोहित ने कभी भी अनिका पर किसी बात के लिए शक नहीं किया था। आज हॉस्पिटल में जब सनी के माँ बाप ने रोहित और अनिका के बिगड़ते हुए रिश्तों के बारे में बात की थी, तब भी रोहित के मन में अनिका को लेकर कभी कोई शक पैदा नहीं हुआ था। मगर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका उससे बातें क्यों छुपा रही थी। रोहित ने अपनी आंखों से देखा था कि नीचे कैफेटेरिया के बाहर अनिका किसी लड़के के साथ इशारों में बात कर रही थी। मगर रोहित से बात छुपाने का मतलब क्या हो सकता था, ये बातें रोहित भी नहीं जानता था। रोहित को अपने प्यार अनिका पर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। इसलिए रोहित ने इस बात को ज़्यादा ना खींचते हुए यही बेहतर समझा कि वक्त आने पर अनिका रोहित को सब कुछ सच सच बता देगी। रोहित ने बात बदलते हुए अनिका से कहा, वैसे सनी की कंडीशन अभी भी वैसी ही है जैसी पहले थी, वो कोमा में है। काश कि तुम्हारी याददाश्त गई ना होती तो आज शायद तुम सनी का इलाज कर पाती और सनी जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। जब अनिका ने रोहित की ये बात सुनी तब अनिका को भी सनी के लिए काफ़ी सॉरी फील होने लगा था। अनिका काफ़ी कम दिनों के लिए सनी के साथ रही थी। सनी की पिछली यादें अनिका के अतीत के साथ मिट चुकी थी, मगर सनी के साथ जो भी कम वक्त अनिका ने गुजारा था, अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सनी बेहद ही सरल स्वभाव का सीधा साधा लड़का था, जो अपने भाई भाभी और अपने भतीजे भतीजियों से बहुत प्यार करता था। कहीं ना कहीं मन ही मन अनिका भी यही सोच रही थी कि अगर वो पहले की तरह अपने अंदर छिपी डॉक्टर अमृता को जगाती तो ज़रूर सनी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती थी। मगर अनिका बेबस थी। अनिका के चेहरे पर सनी के लिए उदासी देखकर रोहित ने कहा, वैसे सनी के माँ बाप यहाँ पर आ गए हैं, मैंने उनके रहने का इंतज़ाम हमारे होटल में कर दिया है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अनिका चौंक गई। रोहित ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अनिका के एक हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो अनिका, बात दरअसल ऐसी है कि सनी के माँ बाप को लगता है कि तुम्हारी याददाश्त खोई नहीं है, बल्कि हम किसी वजह से ये ढोंग कर रहे हैं कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। उन्हें लगता है कि तुम डॉक्टर अमृता बनकर अभी भी सनी का इलाज कर सकती हो और उनका बेटा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, और अपनी तसल्ली के लिए वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। अनिका रोहित की बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई। हैरानी से देख रही अनिका को रोहित ने कहा, देखो अनिका, हो सकता है कि जब सनी के माँ बाप तुमसे मिलें तो तुमसे कुछ ऐसी बातें करें जो तुम्हें बहुत बुरी लग सकती हैं।
मगर तुम प्लीज़ उनकी बातों पर ध्यान मत देना, उनकी बातों का बुरा मत मानना। इस वक्त वो जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उसमें इंसान का इस तरह की बातें करना बहुत आम है। सनी की कंडीशन बहुत नाजुक है और उसके माँ बाप सनी की कंडीशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर वो तुमसे मिलने के बाद कोई बात ऐसी कहें जो तुम्हें सुनने में काफ़ी कड़वी लगे तो प्लीज़ बुरा मत मानना। अनिका नहीं जानती थी कि सनी के माँ बाप अनिका से क्या कहने वाले थे, मगर अनिका खुद भी सनी के माँ बाप को समझाना चाहती थी कि वो कितनी मजबूर थी कि चाहते हुए भी वो सनी का इलाज नहीं कर पा रही थी। रोहित और अनिका अपने बेडरूम की बालकनी में बैठे एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी रोहित के कानों पर रिया की आवाज़ पड़ी। रिया की आवाज़ सुनते ही रोहित और अनिका दोनों अपनी जगह से उठकर बेडरूम के बाहर चले गए। बाहर जाते ही उन्होंने देखा कि रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए प्रेसिडेंशियल सूट के लिविंग एरिया में एक सोफ़ा से दूसरे सोफ़ा पर उछल कूद कर रही थी। इट्स मिराकल, मम्मा की याददाश्त वापस आ जाएगी। अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है। अलेक्जेंडर और आर्यन रिया को संभालते हुए इशारे में ही कह रहे थे कि रिया को ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। रिया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। बेडरूम में अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को वो सारी बातें बताई थी जो पिछली रात हुई थी। जब रिया को यकीन हो गया कि वो अपनी ज़िंदगी का एक दिन पूरी तरह से भूल गई थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी थी। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को पूरी बात बताई थी तब दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी बहन पूरी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाएगी, मगर उसका पूरा उल्टा ही हुआ। रिया ने जब दोनों भाइयों की पूरी बात सुनी और उसे इस बात का एहसास हो गया कि सचमुच वो अपनी एक दिन की याददाश्त खो बैठी थी, तो रिया इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि वो अचानक ही झूमने लगी। रिया अपने बेडरूम से बाहर निकल कर लिविंग रूम में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए एक सोफ़ा से दूसरे सोफ़ा पर कूदने लगी। रोहित और अनिका ने जब अपनी बेटी को इस तरह से खुश होते देखा तो दोनों के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान आ गई। रोहित के मन में भी अभी भी अलेक्जेंडर और आर्यन के लिए काफ़ी गुस्सा था, मगर अपनी बेटी के लिए रोहित के मन में इतना प्यार था कि बीती रात बच्चों ने जो किया था उसमें रोहित को रिया की कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन अपनी बहन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर रिया ने कोई ऐसी बात रोहित के सामने कह दी जिसकी वजह से रोहित को जरा सा भी शक हो सकता था तो बच्चों ने जो बूढ़े बाबा से वादा किया था वो टूट सकता था, और अगर वादा टूट गया तो बूढ़े बाबा अनिका की याददाश्त वापस लाने में उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही इशारों से रिया को समझाने की कोशिश करने लगे कि उसे अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करना चाहिए और रोहित के सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे रोहित को किसी बात का शक हो। मगर अपने पापा के गले लगते हुए रिया ने कहा, पापा, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में एक बहुत बड़ा आविष्कार होने वाला है जिससे हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रिया को क्या हो गया था, वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। रिया बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, और मुझे यकीन है कि मेरे तीनों बच्चे ही वो आविष्कार करेंगे और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएंगे। मगर क्या हुआ, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या फिर से कोई गेम की चैंपियनशिप जीत गई? रोहित की बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, अगर चैंपियनशिप कल जीती भी हूँ तो मुझे याद नहीं। रिया की ये बात सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रोहित ने फिर से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ तुम क्या कह रही हो। रोज़ रोज़ इतनी चैंपियनशिप जीतती हो कि अब तुम्हें याद भी नहीं रहता कि कौन सी चैंपियनशिप कब जीती थी। अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था कि रिया अपनी एक्साइटमेंट में कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे तीनों बच्चों को चोरी पकड़ी जाए। रिया बस उछल उछल कर एक ही बात कही जा रही थी, पापा, कमाल की बात है ना, कल जो कुछ भी हुआ वो अगर किसी इंसान को याद ही ना रहे तो इस दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे रिया ने यह बात कही अलेक्जेंडर और आर्यन के हाथ पांव कांपने लगे तो रोहित भी चौंक कर दोनों भाइयों की ओर देखने लगा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया इस तरह की बातें क्यों कर रही थी। तभी रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने दोनों बच्चों से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अनिका के सामने इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तीनों बच्चे बीती रात कितना बड़ा रिस्क लेकर होटल से भागकर पुराने गुलेरिया हवेली गए थे। रोहित को लग रहा था शायद अलेक्जेंडर और आर्यन ने यही बात रिया को समझाई थी और रिया बीती रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूलने का नाटक कर रही थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रिया को एक्टिंग करने का कितना शौक था। अपनी बेटी पर प्राउड फील करते हुए रोहित ने रिया को गले लगाया और बिल्कुल रिया के कानों में अनिका सुन न सके इस तरह कहा, बेटा, मुझे तुम पर फक्र है कि तुम इतनी समझदार हो।
मगर बेटा आजकल की दुनिया में इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं है। आजकल ज़माना नेचुरल एक्टिंग का है। अगर तुम ज़ोर ज़ोर से ये बताओगी तो तुम्हारी मम्मा को शक हो सकता है। रोहित की ये बात सुनते ही रिया ने रोहित का गाल पकड़ कर लिया और कहा, क्या शक हो सकता है पापा? रोहित चौंक कर अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखने लगा। जब रिया की ये बात अनिका ने सुनी तो वो रोहित की ओर देखकर पूछने लगी, क्या कह रही है रिया? वो किस शक की बात कर रही है? रोहित ने रिया को अपने से दूर करते हुए अटकती हुई आवाज़ में अनिका से कहा, पता नहीं आज हमारी राजकुमारी कुछ ज़्यादा ही खुश है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहती है। तभी फिर से रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, जरा सोचिए ना पापा, अगर कोई ऐसी दवाई बन जाए जिससे इंसान अपने एक दिन की याददाश्त भूल जाए तो फिर ये दुनिया कितनी बदल सकती है। सोचिए, किसी इंसान को कितना भी गहरा दुख पहुंचा हो, वो रात को सोने से पहले अगर एक गोली ले ले तो सुबह वो अपने सारे दुख और सारी परेशानियां भूल जाएगा जो उसे पिछले दिन मिली थे। आर्यन और अलेक्जेंडर लगभग अपने सर पर अपना एक हाथ मारने ही वाले थे, मगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए वो बस रिया को देखने लगे। रिया कमरे में यहाँ वहाँ घूमते हुए कहने लगी, जरा सोचिए, कोई इंसान जुए में पैसा हार गया है, उसे बहुत दुख हो रहा है। उसने एक दवाई खा ली तो वो भूल जाएगा कि वो पैसे हार चुका है। कोई बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया हो, उसे उस बात का बहुत दुख हो रहा है। अगर उसने एक गोली खा ली तो अगले दिन भूल जाएगा कि वो एग्ज़ाम में फेल हुआ था। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो इस दुनिया से दुख हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब इंसान को दुख ही याद नहीं रहेगा तो उसके दिल में दुख ही नहीं रहेगा। अनिका और रोहित को रिया की ऐसी ऊट-पटांग बातें सुनकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह उनकी बहन अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करे, वरना तीनों बच्चों का भांडा फूट सकता था। रिया इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वो कभी सोफे पर चढ़ती तो कभी सोफे से उतरते हुए चेयर पर पाँव रखकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे रिया कोई चिड़िया बन चुकी थी जिसके पर निकल आए थे और वो आसमानों में उड़ना चाहती थी। आर्यन और अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े बाबा ने किस किस्म की टैबलेट रिया को खिला दी थी। रिया कल की याददाश्त के साथ साथ पिछले कई साल भुलाकर फिर से बच्ची बन गई थी, ऐसा लगने लगा था। कमरे में दोनों भाइयों ने रिया को काफ़ी बार समझाया था कि रिया को अनिका और रोहित के सामने इस बात का एहसास नहीं होने देना था कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर रिया तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वो तरह तरह की ऊट-पटांग बातें करके ना चाहते हुए भी रोहित और अनिका के मन में शक पैदा कर रही थी। तभी अचानक अनिका के सामने खड़े होते हुए रिया ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए। रिया ने अनिका का हाथ पकड़कर झूलना शुरू कर दिया और फिर अपनी मम्मा की कमर से लिपट कर रिया ने कहा, मम्मा, क्या आप जानती हैं बहुत जल्दी आपकी याददाश्त वापस आने वाली है। गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया की ये बात सुनकर अनिका और रोहित हैरान रह गए। दोनों भाइयों ने पूरी तरह से रिया को कह दिया था रिया अपने इमोशंस पर काबू रखे, पर इस वक्त रिया ने सब उल्टा कर दिया था। उसे बस अपने मन की बात सबसे कहनी थी, खासकर अपनी मम्मा और पापा से। रिया इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि रिया ने जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया था। कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी। रिया यही चाहती थी कि किसी भी तरह से उसकी मम्मा की याददाश्त वापस आ जाए और रिया अपनी मम्मा के साथ पहले की तरह रह सके। इसलिए आज जब अलेक्जेंडर और आर्यन से रिया को ये पता चला कि उसकी मम्मा की याददाश्त आ सकती है, उसके बाद से रिया मानो खुशी से पागल ही हो गई थी। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, नाचे गाए झूमे या फिर उछल कूद करे। रिया जितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी उसके दोनों भाई उतने ही टेंशन में आ रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी बहन को समझाए। दोनों भाई समझ चुके थे कि आज हो ना हो रिया तीनों बच्चों का भांडा फोड़ कर रहेगी। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त रिया के मन पर क्या बीत रही थी। एक पूरा दिन अगर किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाए तो उसे कैसा महसूस हो सकता था, वो दोनों भाई रिया की हालत देखकर समझ रहे थे। मगर उन्हीं के सामने अनिका खड़ी थी जो अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी भुला चुकी थी। दोनों भाइयों को अपनी मम्मा पर इस वक्त पहले से भी ज़्यादा तरस आ रहा था। रिया ऐसे इसलिए कर रही थी क्योंकि वो सिर्फ एक दिन की याद भूली थी, मगर उसे अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी याद थी। मगर जिस इंसान के दिमाग से उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही मिटा दी जाए, उसकी क्या हालत हो सकती थी, ये बात अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। मगर जब रिया ने सबके सामने ये कहा कि अनिका की याददाश्त बहुत जल्दी आने वाली थी, तब दोनों भाइयों ने अपने हथियार पूरी तरह से डाल दिए।
वो जानते थे कि अगर बूढ़े बाबा रिया की एक दिन की याददाश्त गायब कर सकते थे तो ज़रूर उनके पास कोई ऐसी तरकीब भी होनी चाहिए जिससे वह इंसान की पिछली ज़िंदगी की याददाश्त वापस ला सकते थे। और अनिका की ज़िंदगी को अपने अतीत के साथ जोड़ने का सिर्फ यही मौका उन्हें नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन भी जानते थे कि रोहित ने कई बड़े बड़े डॉक्टरों को अनिका की रिपोर्ट दिखाई थी, मगर सारे के सारे बड़े डॉक्टर्स और न्यूरोसर्जन ने सिर्फ यही कहा था कि अनिका का केस उनकी समझ के बाहर था। अनिका का इलाज अगर कोई कर सकता था तो वो थी खुद, यानी कि डॉक्टर अमृता। वहीं रिया की बात सुनकर रोहित ने रिया को अपने पास बुलाते हुए कहा, रिया ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता चला कि मम्मा की याददाश्त जल्दी वापस आने वाली है? रिया अपने एक्साइटमेंट में रोहित से कुछ कहने ही वाली थी, तभी अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों एक साथ जोर जोर से खांसने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों का एक साथ खांसते हुए देखकर रोहित चौंक गया। अनिका ने जल्दी से साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास लिया और पानी के जार से पानी गिलास में डालते हुए दोनों भाइयों को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी खांसी कंट्रोल की। दोनों बड़ी बड़ी आंखों से अपने सामने खड़ी अपनी बहन को देख रहे थे। तभी रिया को रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी एक्साइटमेंट में कितनी बड़ी गलती करने जा रही वाली थी। रिया ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए गहरी सांस ली। अनिका अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की पीठ सहला रही थी। तभी रोहित ने दोनों भाइयों की ओर शक की नज़र से देखते हुए कहा, तुम दोनों को एक साथ खांसी क्यों आने लगी? इतना कहने के बाद रोहित घूर कर अलेक्जेंडर और आर्यन को देखने लगा। रोहित को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन घबरा गए थे। उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे थे और इशारे से कह रहे थे कि वो अब क्या जवाब दें। दोनों भाइयों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अलेक्जेंडर और आर्यन बस एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अलेक्जेंडर ने बात बनाते हुए कहा, वो एक्चुअली आज हुआ यूँ कि आज सुबह बड़ा कोइंसिडेंस हो गया। हम दोनों एक साथ उठे, हम एक साथ ब्रश किया और फिर नाश्ता भी एक साथ ही किया था। तो हो सकता है कि हमारी खांसी की टाइमिंग भी बिल्कुल एक साथ हो गई। अनिका को बच्चों की गोल गोल बातें समझ नहीं आ रही थी, मगर अनिका को बच्चों की बातों पर किसी तरह का कोई शक नहीं हो रहा था। वहीं रोहित अच्छी तरह से जानता था कि दोनों भाई मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे थे, मगर इस वक्त अनिका के सामने वो दोनों ही बेखबर की तरह नाटक कर रहे थे। तभी रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा मुझे लगता है इन दोनों को किसी चीज़ की एलर्जी है, जिसकी वजह से दोनों को एक साथ खांसी आ गई। रोहित ने बच्चों की बात को इग्नोर करते हुए रिया से पूछा, रिया तुम क्या कह रही थी मम्मा की याददाश्त के बारे में? जैसे ही रोहित ने रिया से ये सवाल पूछा, रिया बड़ी बड़ी आंखों से अपने भाई की ओर देखने लगी। रिया ने कुछ ही देर बाद अपनी बात पलटते हुए रोहित से कहा, नहीं डैड नहीं, मुझे यकीन है कि मम्मा की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। मेरे पास इसका एक तरीका भी है। रोहित और अनिका दोनों ही जानना चाहते थे आखिर रिया के पास ऐसा कौन सा तरीका था जिससे अनिका को अपने अतीत के साथ जोड़ा जा सकता था। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए हम सबको अच्छी तरह से पता है कि मम्मा कितनी जीनियस है। भले ही मम्मा की याददाश्त चली गई है, मगर मम्मा का दिमाग तो वही है। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम मम्मा को फिर से डॉक्टर की पढ़ाई करवाएं। मम्मा फिर से बहुत बड़ी सर्जन बन जाएंगी और उसके बाद मम्मा खुद ही खुद का इलाज कर पाएंगी। जैसे ही रोहित और अनिका ने रिया की ये बात सुनी, दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो जानते थे कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो करना बेहद मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं था। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका कुछ ही दिनों की पढ़ाई में दुनिया की सबसे बड़ी हैकर बन गई थी, मगर यहाँ सवाल डॉक्टर की पढ़ाई का था। रोहित और अनिका दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सचमुच पॉसिबल था भी या नहीं। जब रोहित ने देखा कि काफ़ी दिनों बाद रिया की हंसी की वजह से रोहित के परिवार में फिर से खुशियाँ लौटी थी, तो रोहित ने सभी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम मनाली में वैकेशन मनाने आए थे, मगर वैकेशन की जगह हम सब एक दूसरे का ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सनी चाचू के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहा। मुझे लगता है कि आज हम सबको एक साथ कहीं बाहर चलकर डिनर करना चाहिए। जैसे ही रिया ने रोहित की ये बात सुनी, रिया ने अपने हाथ हवा में लहराते हुए कहा, यस डैड, ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलिए एक काम करते हैं, पुराने गुलेरिया हाउस में जाकर डिनर करते हैं। जैसे ही रिया ने यह बात कही, अलेक्जेंडर और आर्यन फिर से ज़ोर ज़ोर से खांसने लगे, मगर इस बार उनकी खांसी सचमुच निकल गई थी। तुरंत अपनी खांसी पर कंट्रोल करते हुए आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कह रही हो रिया? वो कोई होटल है जो हम वहाँ पर खाना खाने जाएंगे? रोहित को रिया का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, मगर रोहित जानता था कि रिया काफ़ी शरारती थी और हो सकता है कि रिया इस वक्त भी जो कुछ भी कह रही थी वो सब उसकी किसी शरारत का ही हिस्सा था। रिया के गालों पर पड़े ही प्यार से चपत लगाते हुए रोहित ने कहा,
मैं अपनी नन्ही सी गुड़िया को एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जिसे देखकर रिया को और उसकी मम्मा को ऐसा लगने लगेगा कि आप इस धरती पर नहीं बल्कि आसमान में कहीं सैर कर रहे हो। रोहित की बात सुनकर तीनों बच्चे काफ़ी एक्साइट हो गए थे। रिया के साथ साथ आर्यन और अलेक्जेंडर भी अपनी मम्मा के साथ अच्छे से अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारना चाहते थे। रोहित की बात सुनते ही तीनों बच्चे तैयार होने के लिए अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम का दरवाज़ा बंद करते ही आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ने ही अपने सर पर एक एक हाथ मारते हुए रिया से कहा, अरे रिया, तुम क्या कर रही थी वहाँ पर? अलेक्जेंडर ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया से कहा, तुमने तो लगभग सारा भांडा फोड़ दिया था। तुम्हें पता है, अगर पापा को पता चल जाता बूढ़े बाबा के बारे में तो फिर बूढ़े बाबा कभी हमसे हमारी मम्मा की याददाश्त वापस लाने में मदद नहीं करते। हमारे पास एक उम्मीद है और वो ये कि बूढ़े बाबा के पास इस तरह की कोई टैबलेट हो सकती है जो इंसान की एक दिन की याददाश्त गायब कर सकती है। तो उनके पास ज़रूर इस तरह की टैबलेट भी हो सकती है जो मम्मा की याददाश्त वापस ला सकती है। रिया को ना तो बूढ़े बाबा की कोई बात याद थी और ना ही बूढ़े बाबा याद थे, मगर अपने दोनों भाइयों की बातों पर विश्वास करते हुए रिया ने अपने दोनों कान पकड़े और कहा, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं जानती हूँ कि मेरी छोटी सी गलती भी हमारी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर सकती थी, मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम दोनों सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतना खतरनाक मिशन जो मैंने प्लान किया, उस मिशन को पूरा करने में तुम दोनों ने मेरी मदद की। काफ़ी एक्साइटिंग रहा होगा ना हमारा मिशन। वाह, मुझे तो सोच सोच कर ही बड़ा मज़ा आ रहा है। हम यहाँ से निकले, ट्रेजर हंट का बहाना देकर, नीचे गए, होटल की फेंसिंग कूद कर, जंगल के रास्ते से मेन रोड पर गए और स्केटिंग करते हुए हम पहुँच गए गुलेरिया हाउस। और वहाँ पर भी हमारे साथ जो हुआ वो सारी बातें कितनी एडवेंचरस और एक्साइटिंग थी। रिया जो कुछ भी कह रही थी वो बात तो सच थी। अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जब वो लोग अपने मिशन पर निकल पड़े थे तब हर पल उनके दिल की धड़कनें तेज थी। एक्साइटमेंट की जगह उनके दिल में डर और घबराहट भरी हुई थी। मगर अब जब सब कुछ पूरा हो चुका था तब रिया की बातें सुनकर उन्हें भी इस बात का एहसास हो रहा था कि सचमुच उनका पूरा का पूरा मिशन काफ़ी एडवेंचरस था। तभी रिया ने एक ऐसी बात कही जिससे दोनों भाइयों के हाथ पांव थर थर कांपने लगे। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, मुझे लगता है हमें एक और बार मिशन पर जाना चाहिए। क्या मज़ा आएगा। और वैसे भी तुम लोगों ने कहा था कि हम डैड को बूढ़े बाबा के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो बूढ़े बाबा मम्मा की याददाश्त वापस लाने में हमारी मदद करेंगे। मुझे लगता है हमें वापस वहाँ जाना चाहिए। वहाँ पर हम कैसे गए थे, वहाँ क्या क्या हुआ, मैं तो सब कुछ भूल चुकी हूँ, मगर मुझे ये एक्साइटमेंट महसूस करनी है। इस बार अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया से कहा, बिल्कुल नहीं रिया, अगले कुछ दिनों तक तुम ना तो उस पुरानी हवेली का नाम लोगी और ना ही बूढ़े बाबा का नाम तुम्हारी जुबान से निकलेगा। तुम ये समझ लेना कि हम दोनों ने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं था, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हमने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सच भी है। इसलिए सब कुछ भूल जाओ और वैकेशन एंजॉय करो और हमें भी करने दो। जब अलेक्जेंडर ने रिया से ये बात कही तब रिया भी काफ़ी कंफ्यूज हो गई। अलेक्जेंडर जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। रिया सचमुच नहीं जानती थी कि आखिर उसके भाई उसे सच कह रहे थे या उनकी कोई मनगढ़ंत कहानी थी जो रिया का दिल बहलाने के लिए वो लोग रिया से कह रहे थे। मगर रिया अपने दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानती थी। दोनों भाई उसे कभी भी धोखा नहीं दे सकते थे। अगर अलेक्जेंडर और आर्यन ने कहा था कि बीती रात जो कुछ भी हुआ था वो सच था, इसका मतलब है कि वो सच ही होगा। रिया ने फिर से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, ठीक है, आज के बाद मैं ज़रा अपने आप पर कंट्रोल रखूंगी, मगर एक बात तो तय है, बहुत जल्द हम फिर से बूढ़े बाबा से मिलेंगे ताकि मम्मा की याददाश्त वापस आ सके। हम बूढ़े बाबा के पास जाएंगे और वो टैबलेट उनके पास से लेकर आएंगे। वहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गैरीवाल राम सिंह की अच्छी खासी खबर ले रहा था। राम सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि आते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल राम सिंह पर इतना क्यों बरस पड़े थे। राम सिंह ने तो इंस्पेक्टर गैरीवाल की मदद ही की थी, पर इसके बाद भी इंस्पेक्टर राम सिंह की खबर लिए जा रहे थे। राम सिंह को लगा था कि आज थाने के अंदर आते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल सबके सामने राम सिंह की तारीफ करेंगे, राम सिंह का शुक्रिया अदा करेंगे, पर राम सिंह के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े में ले जाकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने राम सिंह का गला पकड़ते हुए कहा, अरे राम सिंह, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। मुझे बताओ कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ था। सच बताओ, तुम ही ने मुझ पर वार किया था ना, मुझे बेहोश करने के लिए। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल राम सिंह को झकझोरने लगा। राम सिंह को इंस्पेक्टर गैरीवाल का हाथ काफ़ी भारी लग रहा था।
इसलिए दर्द के मारे बिलखते हुए राम सिंह ने कहा, अरे साहब, ये तो नेकी के दरिया में हाथ डाल वाली बात हो गई। आपको आपकी मैडम ने फटकारा, इसलिए आप मुझे फटकारने आ गए। मैंने तो उस दिन आपकी मदद ही की थी। अरे सच कह रहा हूँ, मैं जब वहाँ आया तो मैंने देखा कि आप शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे और कमरे में एक टीवी था जिस पर रंगीन प्रोग्राम चल रहा था। अब बताइए, क्या मैंने मैडम जी से रंगीन प्रोग्राम वाली बात की? अब शराब की आपके कपड़ों से बदबू ही इतनी आ रही थी कि मैडम को पता चल गया। मैं क्या करूं? राम सिंह की ऐसी बात सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल जानते थे कि उन्होंने कोई शराब नहीं पी थी और उन्हें पक्का यकीन था कि उस वीरान बंगले में उन पर किसी ने जोरदार हमला किया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। इंस्पेक्टर गैरीवाल को राम सिंह की बातें काफ़ी उठपटांग लग रही थी। वहीं राम सिंह को लग रहा था कि इंस्पेक्टर गैरीवाल अपनी बीवी की डांट का सारा बदला राम सिंह से लेना चाहते थे। राम सिंह को उम्मीद नहीं थी कि इंस्पेक्टर गैरीवाल उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे। राम सिंह को अंदर से डर भी लग रहा था, मगर वो अपनी बात इंस्पेक्टर गैरीवाल के सामने रखना भी चाहता था। इस कारण से वो थोड़ा बहुत हिम्मत करके बोल रहा था। राम सिंह वही बता रहा था जो कुछ भी उसने देखा था, पर इंस्पेक्टर गैरीवाल भी अपनी जगह सही थे। मगर उनको याद था कि पिछली रात जब वो कमरे के अंदर गए थे तब उन पर किसी ने हमला किया था, और अब इंस्पेक्टर गैरीवाल को यही लग रहा था कि ज़रूर वो हमला राम सिंह ने किया था। साहब, आप तो एकदम गजब करते हैं, बेवजह मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम। राम सिंह आगे कह पाता, इतने में इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जोर से राम सिंह का गला दबाया। अब राम सिंह का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक बर्दाश्त करने के बाद जब राम सिंह से नहीं रहा गया, तब राम सिंह ने भी अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर इंस्पेक्टर गैरीवाल का हाथ झटकते हुए कहा, अरे साहब, अगर बीवी का अत्याचार सहन नहीं होता है तो फिर एक काम कीजिए, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए बीवी के जुल्म से आपको आज़ादी मिल जाएगी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गैरीवाल कुछ कह पाते, राम सिंह ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, अगर आपकी बीवी को ये शक है कि आपका बाहर किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और इसलिए दिन रात आपके ऊपर शक करती हैं और बोल बोल के आपका जीना हराम कर देती हैं, तो मेरी एक बात मानिए और सचमुच किसी के साथ चक्कर चला लीजिए। जिस दिन सचमुच का आपका चक्कर चल गया, बीवी खुद ब खुद शांत हो जाएंगी और आपकी कही हुई हर बात मानेंगी। इतना कहने के बाद राम सिंह ने थोड़ी सी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, जिस बीवी को ये डर नहीं होता है कि उसका पति कहीं नहीं जाने वाला, वो अपने पति को पूरी तरह से अपने वश में करना अच्छी तरह से जानती है। मगर जैसे ही बीवी को जरा सा शक हो गया कि पति उसे छोड़कर किसी और के पास भी जा सकता है, तो वो खुद ब खुद लाइन पर आ जाती है। अरे पर्सनल अनुभव है मेरा, ये नुस्खा 100% काम करेगा। इससे पहले कि राम सिंह अपनी बात आगे बढ़ा पाता, इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, राम सिंह, बकवास बंद करो और अपनी ये फालतू सलाह अपने पास रखो। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना। इंस्पेक्टर गैरीवाल के चिल्लाते ही राम सिंह चुप हो गया। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने राम सिंह को पूछा था कि उनके साथ वहाँ वीरान बंगले में क्या हुआ था, मगर राम सिंह ने अब तक जो भी कहा था उससे इंस्पेक्टर गैरीवाल को ऐसा लग रहा था कि राम सिंह सच कह रहा था। मगर यहाँ इंस्पेक्टर गैरीवाल की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर राम सिंह सच कह रहा था तो उन पर हमला किसने किया था। ये अब एक बहुत बड़ा राज बन चुका था, जिसका पर्दाफाश करना इंस्पेक्टर गैरीवाल के लिए ज़रूरी हो गया था। इंस्पेक्टर गैरीवाल भी जानते थे कि उन्होंने उस रात शराब नहीं पी थी। उन्हें एहसास हुआ था कि अंधेरे कमरे के अंदर ज़रूर कोई इंसान छिपा बैठा था, मगर कमरे के पास पहुंचने से पहले ही उनके सिर पर किसी ने वार किया और वो बेहोश हो गए थे। मगर राम सिंह के कहने के मुताबिक जब तक राम सिंह वहां पहुंचा, बंगले के अंदर कोई मौजूद नहीं था। इसका मतलब साफ था कि जो कोई भी उस बंगले में छिपा बैठा था, उसी ने इंस्पेक्टर गैरीवाल पर हमला किया था और उसके बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल के बगल में शराब की बोतलें रखी थी। इतना सब करने के बाद वो शख्स शराब की कुछ बूंदें उनके शरीर पर गिराकर वहां से भाग गया, ताकि अगर इंस्पेक्टर गैरीवाल सुबह उठकर किसी को ये कहने की कोशिश भी करे कि उस बंगले में कोई रहता है, तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करें। मगर इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि मनाली में ऐसा कौन आ गया था जिसे इंस्पेक्टर गैरीवाल का भी डर नहीं था। वो जो कोई भी था बेहद खतरनाक था और इंस्पेक्टर गैरीवाल ये जान चुके थे कि जरूर जो कोई भी इंसान उस बंगले के अंदर छिपा था, वो कानून से कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। गहरी सोच में डूबे हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल अपना सिर खुजाते हुए पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने चैम्बर की ओर जाने लगे। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने देखा कि अचानक उनके पुलिस स्टेशन के कैंपस में एक जीप आकर रुकी। उस जीप में एक अकेला आदमी बैठा था, जिसके मुंह पर एक बड़ा सा मस्सा नजर आ रहा था। उसने काले चश्मे पहन रखे थे और फ्रेंच बियर्ड में नजर आ रहा वो इंसान एक तरह का गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग रहा था। जीप से उतरते हुए सूट बूट और टाई पहने हुए उस इंसान ने बड़े ही अदब से अपने जीप की बैक सीट से एक बड़ी सी फाइल निकाली और पुलिस स्टेशन की ओर आगे बढ़ने लगे।
इंस्पेक्टर बड़े ही ध्यान से उस इंसान को देख रहे थे। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने उस इंसान को पहले कभी मनाली में या मनाली पुलिस स्टेशन में आते हुए नहीं देखा था। जैसे ही वह इंसान पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाने लगा, इंस्पेक्टर गैरीवाल ने उसे रोकते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, आपको क्या काम है? इंस्पेक्टर गैरीवाल उस आदमी को देखकर समझ गए थे कि वो कोई आम आदमी नहीं था जो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने आया था, बल्कि शक्ल से, कपड़े के पहनावे से और उसके रुतबे से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर लग रहा था। उस शख्स का एक अलग ही एटीट्यूड था। इंस्पेक्टर गैरीवाल को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन जो उनके सामने भी तनकर खड़ा है। इंस्पेक्टर गैरीवाल के सामने जो भी शख्स आता था वो अपना अंदाज भूलकर इंस्पेक्टर के सामने झुक जाता था ताकि इंस्पेक्टर गैरीवाल उसका काम कर दे, सिवाय रोहित मारवा के, क्योंकि रोहित मारवा की औकात इंस्पेक्टर गैरीवाल से बहुत ज़्यादा थी। पर इस वक्त जो शख्स इंस्पेक्टर गैरीवाल के सामने खड़ा था वो बड़े ही अलग अंदाज में खड़ा था। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा, हाँ भाई, मैंने कुछ पूछा, कौन है आप? यहाँ किससे काम है? इंस्पेक्टर गैरीवाल का सवाल सुनकर उस इंसान ने अपने चश्मे उतारे और इंस्पेक्टर को घूर घूर कर देखने लगा। कुछ देर बाद उस इंसान ने आसमान की ओर देखकर अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल अपने माथे से लगाई और इंस्पेक्टर से कहने लगे, क्या आप ही हैं इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर? उस शख्स की बात सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल एक पल के लिए खामोश हो गए। उस इंसान ने जिस रौब से ये सवाल पूछा था, इंस्पेक्टर गैरीवाल समझ गए थे कि जरूर वो किसी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल ड्यूटी पर आए थे। ऐसे लोगों से बात करना इंस्पेक्टर गैरीवाल को बहुत अच्छे से आता था। इंस्पेक्टर गैरीवाल एक पल में अलर्ट होकर अटेंशन मोड में आ गए और सामने खड़े शख्स से सवाल पूछते हुए कहा, जी मैं ही यहाँ का इंचार्ज ऑफिसर हूँ, वैसे आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर गैरीवाल समझ गए थे कि उनके सामने खड़ा लंबा चौड़ा इंसान कोई गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर था, इसलिए इंस्पेक्टर ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, वैसे मैं इंस्पेक्टर गैरीवाल। जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपना हाथ उस आदमी के सामने बढ़ाया, उस आदमी ने इंस्पेक्टर गैरीवाल का हाथ जोर से पकड़ लिया और इंस्पेक्टर को अपनी ओर खींचते हुए कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम है डिसूजा, फर्नांडिस डिसूजा। इंस्पेक्टर गैरीवाल उस ऑफिसर का नाम सुनते ही काफ़ी हैरान रह गए। उन्होंने इस तरह का नाम पहले कभी नहीं सुना था। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने सामने खड़े इंसान को कोई सवाल पूछ सके, उस इंसान ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, मैं यहाँ पर काउंटिंग करने आया हूँ। मेरा मतलब है कि आपके पुलिस स्टेशन में कितने केस हुए, कितनी एफआईआर लिखी हैं, कितने साल हुए हैं और कितने केस की छानबीन अभी भी जारी है, मैं ये सब जानने आया हूँ। इंस्पेक्टर गैरीवाल अच्छी तरह से जानते थे कि हर कुछ महीने बाद इस तरह की काउंटिंग की जाती थी, मगर आज तक कोई ऑफिसर पर्सनली किसी पुलिस स्टेशन में आता हुआ नहीं दिखा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे पर काफ़ी हैरानी देखते हुए उनके सामने खड़े उस आदमी ने कहा, हैरानी हो रही है ना कि मैं यहाँ पर्सनली क्यों काउंटिंग करने आया हूँ, क्योंकि लोग फ़ोन पर ही पूछ कर काम निपटा दिया करते हैं, मगर नहीं, मैं अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का हूँ। मैं इस देश की जनता के टैक्स से जो पैसे लिए जाते हैं उसी से तनख्वाह लेता हूँ और मैं जनता के खर्च का पूरा हिसाब देना चाहता हूँ। काम सौंपा गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरा काम करूँगा। चलिए आइए मेरे साथ और मुझे बताइए कि आपके पुलिस स्टेशन का क्या हाल है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने सामने खड़े इंसान से कोई आई कार्ड मांगते, वो लंबा चौड़ा इंसान अपने कदम आगे बढ़ाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। उसका रौब और उसका रुतबा देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने भी आई कार्ड के बारे में पूछने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वो जानते थे कि उनके सामने जो ऑफिसर खड़ा था वो काफ़ी सख्त था और अगर इंस्पेक्टर ने उसे ज़रा भी ना खुश किया तो हो सकता था कि वे पुलिस स्टेशन में हुई छोटी मोटी गलतियों को बड़ा बनाकर ऊपरी ऑफिसरों को रिपोर्ट कर दें। इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने हाथ झटकते हुए अपने कपड़े सीधे करके अंदर की तरफ तेज़ी से दौड़े। जब तक इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने चैम्बर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो लंबा चौड़ा सा ऑफिसर इंस्पेक्टर गैरीवाल की सीट के ठीक सामने वाली सीट पर बैठे अपने हाथों में पकड़ी एक बड़ी सी लाल फाइल खोलकर उसमें पेन से कुछ लिखने लगे। इंस्पेक्टर गैरीवाल उनके सामने खड़े होकर कहने लगे, सर आप चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे? तभी उस ऑफिसर ने इंस्पेक्टर गैरीवाल के सामने देखकर कहा, चाय कॉफ़ी पीने का वक्त ये नहीं है, हर चीज़ का एक वक्त होना चाहिए, ये वक्त है काम करने का। चाय मैं पहले ही पीकर आया हूँ और अभी लंच होने का टाइम में 2 घंटे का वक्त बाकी है, तब तक कुछ काम कर लिया जाए। इंस्पेक्टर समझ गए थे कि उनके सामने बैठा ऑफिसर काफ़ी सख्त मिजाज का था और अपनी ड्यूटी और अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान था। इसलिए इंस्पेक्टर गैरीवाल अपनी जगह पर बैठे हुए अपने सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगे, जी सर, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। उस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, सेवा तुम्हें मेरी नहीं बल्कि सेवा इस देश की जनता की करनी है जो तुम्हें तनख्वाह देती है। फिलहाल इतना बताओ कि तुम्हारे मनाली शहर में क्या चल रहा है।
पिछले 6 महीनों में यहाँ पर कितनी FIR दर्ज हुई, कितने लिखे गए, कितने केस सॉल्व हुए और कितने अभी भी पेंडिंग है। ये सब कुछ बारी बारी से बताओ। मुझे हर केस की डिटेल्स चाहिए, नए पुराने हर केस की। इंस्पेक्टर केजरीवाल उस इंसान की ये बात सुनकर हैरान रह गए। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर इस तरह के इंस्पेक्शंस फ़ोन पर किए जाते थे। इंस्पेक्टर केजरीवाल जानते थे कि हर कुछ महीनों के बाद सरकारी अफसर अपने जुरिडिक्शन के पुलिस थानों की इंस्पेक्शन किया करते थे, मगर ऐसे इंस्पेक्शन फ़ोन पर ही हुआ करते थे। ये पहली बार था जब कोई सरकारी अफसर खुद चलकर पुलिस स्टेशन आया था और इस तरह से तहकीकात कर रहा था। इंस्पेक्टर केजरीवाल ने ना तो उस सरकारी ऑफिसर का आई कार्ड पूछा था और ना ही इंस्पेक्टर केजरीवाल की हिम्मत हो रही थी कि वो उस ऑफिसर से कोई सवाल पूछे। इंस्पेक्टर केजरीवाल सिर्फ उसी उलझन में उलझे हुए थे कि वो किस तरह से अपने करप्शन को सरकारी ऑफिसर के सामने लाने से रोके, मगर अब तक इंस्पेक्टर केजरीवाल जान चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंस्पेक्टर केजरीवाल इस सरकारी अफसर के सामने ज़्यादा देर तक अपने किए को छुपा नहीं सकते थे। इसलिए एक के बाद एक कमरे के कोने में पड़े एक कबाड़ के ड्रॉअर में से फाइल निकालते हुए इंस्पेक्टर केजरीवाल ने अपने डेस्क पर उन्हें रखा। ज़्यादातर फाइलों पर काफ़ी धूल जमी हुई थी। हर फाइल रखते वक्त इंस्पेक्टर केजरीवाल के हाथ काँप रहे थे। इंस्पेक्टर केजरीवाल एक बात नहीं जानते थे कि वो जो सरकारी ऑफिसर से डर रहे थे वो दरअसल कोई सरकारी ऑफिसर नहीं बल्कि एक मशहूर एडवोकेट था, जिसे अनिका की मदद के लिए कर्ण गुलेरिया ने खास तौर पर भेजा था। विकी ने जिस तरह से भेष बदला था, विकी के पहचानने वाले भी शायद इस वक्त विकी को इस भेष में देखें तो पहचान न पाएं। भेष बदलने में विकी काफ़ी मशहूर था। कॉलेज के दिनों से विकी को अलग अलग कैरेक्टर्स बनने के ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था, मगर विकी के पापा एक बहुत मशहूर एडवोकेट रह चुके थे और रिटायरमेंट के वक्त वो हाई कोर्ट के जज भी रह चुके थे। पापा के प्रेशर की वजह से विकी को लॉ की पढ़ाई करनी पड़ी और अपने एक्टिंग करियर को छोड़कर विकी ने भी खुशी खुशी लॉ की पढ़ाई करके वकालत की। दुनिया में अपना वो नाम बनाया जो विकी की उम्र के बेहद कम लोग इतने कम तजुर्बे के साथ बना सकते थे। जैसे जैसे इंस्पेक्टर केजरीवाल कांपते हुए हाथों से एक एक फाइल मेज पर रखते जा रहे थे, विकी उन्हें काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। इंस्पेक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर और उनके हाथों की कंपन देखकर विकी ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़रूर उस पुलिस स्टेशन में काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। फिर अचानक ही विकी ने इंस्पेक्टर को एक ऐसा सवाल पूछा कि इंस्पेक्टर केजरीवाल के होश उड़ गए। विकी ने इंस्पेक्टर केजरीवाल से कहा, अभी कुछ दिनों पहले एक लकड़ी बाजार के पीछे एक हादसा हुआ था जिसमें माँ बेटी दोनों की जान गई थी। क्या आप उस केस की फाइल दिखा सकते हैं मुझे? जैसे ही विकी ने यह बात कही, इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने बैठे सरकारी ऑफिसर से क्या बात करे। लड़खड़ाती और अटकती हुई आवाज़ में इंस्पेक्टर केजरीवाल ने विकी से कहा, कौन सा केस सर? कौन माँ बेटी? विकी ने भी इंस्पेक्टर केजरीवाल की इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वही केस जिसमें एक बूढ़ी औरत ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अरे जिसकी बेटी का रेप करने के बाद उसे मार दिया गया था। विकी की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर केजरीवाल ने बिना सोचे समझे जवाब देते हुए कहा, अच्छा वो केस तो। इससे पहले कि इंस्पेक्टर केजरीवाल अपनी बात आगे बढ़ाते तुरंत उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या किया था। इसलिए अपनी बात पलटते हुए इंस्पेक्टर केजरीवाल ने अपने सामने बैठे इंसान से कहा, नहीं नहीं सर, आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। अरे उस लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था, हमने पूरी तरह से छानबीन की है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर केजरीवाल ने एक गहरी सांस ली और फिर आराम से अपने मन को शांत करते हुए कहा, दरअसल बात ये थी कि वो लड़की प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, गलत काम करके पैसा कमा रही थी। एक दिन उसकी माँ को पता चल गया। माँ और बेटी के बीच में कुछ कहा सुनी हुई जिसमें पहले माँ के हाथों बेटी की जान चली गई और फिर बेचारी माँ भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाई। ये केस एकदम पानी की तरह साफ है। इट्स एन ओपन एंड शट केस सर। इंस्पेक्टर केजरीवाल की बात पूरी होते ही विकी ने कहा, ओपन शट केस ये कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि उस लड़की के साथ सचमुच ज़बरदस्ती की गई हो सकता है उस रात माँ बेटी के अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद हो। विकी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि विकी की बात बीच में काटते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, अरे नहीं नहीं सर, इस बात का तो कोई भी सबूत नहीं है कि वहाँ पर माँ बेटी के अलावा भी कोई और मौजूद था। इंस्पेक्टर की यह बात सुनते ही विकी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने चेहरे से चश्मा उतारते हुए कहा, ठीक है, चलो मान लेता हूँ कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था,
माँ बेटी के अलावा उस रात उस कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। तो चलिए मुझे ये बताइए कि वो लड़की पैसे कमाने के लिए अपना जिस्म बेचती थी। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? इंस्पेक्टर ने बात सुनते ही मुस्कुराते हुए कहा, सर ऐसी बातों के सबूत कहाँ से ला सकते हैं हम? तभी अपने हाथ में कुसुम की फाइल लेकर धीरे धीरे उसके पन्ने पलटते हुए विकी ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, मगर अदालत सबूत के बिना नहीं चलती है। बिना सबूत के अदालत कोई भी बात नहीं मानेगी। जब ये केस अदालत में चलेगा तब आपको हर चीज़ का सबूत पेश करना पड़ेगा। जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने सामने खड़े इंसान की बात सुनी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो अटकती हुई आवाज़ में अपने सामने खड़े आदमी से पूछने लगे, क्या कह रहे हैं आप? अदालत में केस? ये सब आप क्यों कह रहे हैं? कौन है आप? इंस्पेक्टर का सवाल सुनने के बाद विक्की धीरे धीरे एक के बाद एक कुसुम की फाइल के पन्ने पलटता रहा और हर फाइल के पन्ने की एक फ़ोटो अपने मोबाइल में कैप्चर करने लगा। सारे फोटोग्राफ लेने के बाद फाइल धीरे से मेज पर रखते हुए विक्की ने अपने चेहरे से दाढ़ी उतारी और कहा, हेलो मिस्टर गैरीवाल, मैं एडवोकेट विकी राजपूत। उस लड़की कुसुम और उसकी माँ के साथ जो कुछ भी हादसा हुआ है उस सिलसिले में मैं PIL दाखिल कर रहा हूँ। मैं इस केस को रीओपन करने वाला हूँ कोर्ट में। विकी की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर और आसपास खड़े उसके सभी साथियों के होश उड़ गए। जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल को ये पता चला कि उनके सामने खड़ा इंसान कोई सरकारी कर्मचारी नहीं था बल्कि एक वकील था, इंस्पेक्टर गैरीवाल के सिर पर तो मानो जुनून सवार हो गया। अपना एक हाथ मेज पर पटकते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने विकी से कहा, देखिए आप इस तरह से धोखे से हमारे पुलिस स्टेशन में घुस के इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा सकते। अगर आप वकील हैं तो आपको कानून पता होना चाहिए। वेश बदल कर इस तरह चोरों की तरह पुलिस स्टेशन के अंदर आकर इस तरह से पुलिस की फाइलों के फोटोग्राफ निकालना एक बहुत संगीन जुर्म है। सबसे पहले अदालत में आपको इस चीज़ के लिए सख्त सज़ा दी जाएगी, देख लेना आप। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात सुनने के बाद भी विकी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स नजर आ रहा था। विकी ने मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देखकर कहा, अरे मगर मुझे सज़ा होगी कैसे? क्योंकि अगर आपने कोर्ट में ये कहा कि मैं किस तरह अंदर आया और किस तरह मैंने फाइल से इन्फॉर्मेशन निकाली, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोर्ट में हंसी उड़ाई जाएगी आपकी और आपके पूरे डिपार्टमेंट की। क्योंकि सबसे पहले तो जज आपको यही पूछेंगे कि अगर कोई आदमी अपने आप को सरकारी अधिकारी क्लेम करता है तो सबसे पहले आपको उसका ID पूछना होता है और उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको उसे पुलिस स्टेशन की छानबीन करने की इजाज़त देनी होती है। आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। इतना कहने के बाद विकी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो ना करने वाले ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ क्या किया जाता है। या तो उन्हें डिमोट कर दिया जाता है और या तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है किसी ऐसी जगह पर जहां पहले उन्हें सख्त से सख्त तरह से कानून का पालन करना सिखाया जाए। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जैसे ही विकी की ये बात सुनी वो बिल्कुल खामोश हो गए। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था और पहले ही आने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर से डर कर वो पूरी तरह सरेंडर हो गए थे। विकी ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात जो इस केस से जुड़ी है, मैं बड़ी ही आसानी से कोर्ट में ये प्रूव कर दूंगा कि जो इंस्पेक्टर ड्यूटी पर होने के बावजूद एक बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकता, उस इंस्पेक्टर की छानबीन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। मेरा केस तो बड़ी ही आसानी से खुल जाएगा अगर आपने ये साबित कर दिया कि मैं इस तरह से इस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस आया था। पुलिस की लापरवाही का इससे बड़ा सबूत कोर्ट के सामने मैं क्या पेश कर सकता हूँ। विकी की एक एक बात में दम था। विकी की बात सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल और उसके आसपास खड़े उनके साथी अपना सिर झुकाकर खड़े रह गए। उन्हें पता था कि अगर कोर्ट में इस तरह की बातें जज साहब के सामने उछली तो पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी उन्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जज मनाली पुलिस को फटकार लगाएंगे और मनाली पुलिस के आला अधिकारी इंस्पेक्टर गैरीवाल के साथ साथ उस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर गैरीवाल की पूरी टीम को एक साथ ट्रांसफ़र कर देंगे। इंस्पेक्टर गैरीवाल और उनके साथी ये समझ चुके थे कि वो चाहकर भी विकी की बदमाशी के बारे में कोर्ट में रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। जब विकी को यकीन हो गया कि इंस्पेक्टर गैरीवाल पूरी तरह से खामोश हो गए थे और मन ही मन अपनी हार मान चुके थे, तो विकी ने अपना मोबाइल फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए कहा, चलिए मिस्टर गैरीवाल, बता दीजिए कि उस लड़की के साथ क्या हादसा हुआ था। विकी की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल अपना सिर पकड़कर अपनी जगह पर बैठ गए और धीमी आवाज़ में विकी से कहा, देखिए मैंने रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है उसी की मैंने छानबीन की है और वही सच है। आप कोर्ट में केस रीओपन करवाएंगे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात सुनने के बाद विकी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हर चीज़ कुछ हासिल करने के लिए नहीं की जाती, कभी कभी कुछ चीज़ें मालूम करने के लिए भी की जाती हैं। वो कहते हैं ना,
हम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इंस्पेक्टर गैरीवाल को ये कहने के बाद विक्की धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगा। फिर अचानक ही पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर पहुंचने पर विक्की ने अपने कदम रोके और पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देखकर पूछा, वैसे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ से वो पुराना लकड़ी बाजार कितना दूर है? विक्की की बात सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल फिर से हैरान हो गए। अपनी जगह से खड़े होते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने विक्की से कहा, यहाँ से तकरीबन 20-25 मिनट की दूरी पर है, मगर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे पर हैरानी देखते हुए विक्की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। विक्की ने बड़े स्टाइल से अपनी सनग्लासेस पहनते हुए कहा, मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ मालूमात करने के लिए की जानी चाहिए, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी तहकीकात पर भरोसा नहीं है। आप निहायत ही काबिल और काफ़ी एक्सपीरियंस पुलिस वाले नज़र आते हैं, मगर वो क्या है, कभी कभी जो चीज़ बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग नहीं कर पाते या उनकी आंखों से दिखाई नहीं देती, वो हम जैसे नौजवानों की आंखें ढूंढ निकालती हैं। ये कहते हुए विक्की पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। विक्की के जाते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट नजर आने लगी थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल अपने साथियों से कुछ दूर खिड़की के पास जाकर अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर एक मैसेज टाइप करने लगे, जिसमें लिखा था, एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं हम। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर विक्की अपनी जीप में बैठकर काफ़ी स्पीड में पुलिस स्टेशन से दूर निकल गया। वहाँ इंस्पेक्टर गैरीवाल खिड़की से विक्की को जाता हुआ देख रहे थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि जो मुसीबत इस वक्त पुलिस स्टेशन से दूर जा रही थी, वही मुसीबत एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर वापस पुलिस स्टेशन में लौटने वाली थी। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने मोबाइल फ़ोन में जो मैसेज टाइप किया था, वो मैसेज सेंड करने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल काफ़ी देर तक जीप से निकलते हुए धुएं को देखने लगे। इस वक्त उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल का मन तो हो रहा था कि वो अपने अंदर के गुस्से को कहीं निकालें, पर वो चाहकर भी ये नहीं कर सकते थे। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने मन में कहा, उस लड़की कुसुम का केस तो कुछ ज़्यादा ही पेचीदा हो गया है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल इधर उधर देखने लगे। उनका मन अंदर से बेचैन हो रहा था। एक तरफ इंस्पेक्टर गैरीवाल मन ही मन बेचैन हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मनाली के घाट से होते हुए विक्की कुछ देर बाद पुराने लकड़ी बाजार के पास पहुंचा। वो उस जगह पर जाने आने के लिए बेकरार हो गया था। वो यहाँ आकर सब कुछ अपने अंदाज में और अपने तरीके से छानबीन करना चाहता था, ताकि कोर्ट में वो कुसुम का केस लड़ सके और कुसुम को इंसाफ दिला सके। लकड़ी बाजार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वहाँ पर जीप ले जाना नामुमकिन था। शाम होने वाली थी और लोग काम से अपने घर लौट रहे थे, इसलिए घर जाते जाते घर की ज़रूरत का सामान और भाजी तरकारी खरीदने के लिए लकड़ी बाजार में काफ़ी भीड़ जमा हुई थी। हर तरफ शोर शराबा मचा हुआ था। विक्की की नज़र जिस दिशा में जा रही थी, उस दिशा में उसे लोग दिखाई दे रहे थे। इन सब के अलावा सारे सब्जी वाले ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और ग्राहकों को अपनी ओर बुला रहे थे। विक्की की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पूछताछ कहाँ से शुरू करे। कुछ देर तक विक्की उसी जगह पर खड़ा रहा, पर फिर अचानक ही उसे ख्याल आया कि अगर वो इसी तरह खड़ा रहेगा तो फिर उसे देरी हो जाएगी और अंधेरा होने के बाद वो अपना काम नहीं कर पाएगा। विक्की धीरे धीरे फाइल से मिली इन्फॉर्मेशन से उस एड्रेस की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा जहां वो हादसा हुआ था। विक्की लोगों से पूछताछ कैसे शुरू करे, वो यही सोच रहा था। तभी धीरे धीरे लोगों की भीड़ से होते हुए विक्की उस पुरानी लकड़ी के मकान के पास पहुंचा जहां पर वो माँ बेटी रहा करते थे। मकान का दरवाज़ा अभी भी टूटा हुआ नजर आ रहा था, जिससे ये पता चलता था कि माँ बेटी की दुनिया से चले जाने के बाद उस घर की मरम्मत करने वाला या घर पर अधिकार जताने वाला भी अब तक कोई नहीं पहुंचा था। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि माँ बेटी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। शाम का वक्त होने वाला था और धीरे धीरे पूरे लकड़ी बाजार में अंधेरा छाने लगा था। काफ़ी कम स्ट्रीट लाइट्स होने की वजह से शाम के वक्त अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा नजर आ रहा था। विक्की धीरे धीरे उस पुराने लकड़ी के मकान के अंदर दाखिल हुआ। शाम की मध्यम रोशनी में विक्की को पूरे के पूरे लकड़ी के घर में यहाँ वहाँ बिखरी हुई चीज़ें भी काफ़ी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। मगर जैसे ही विक्की उस पुराने लकड़ी के घर के अंदर दाखिल हुआ, विक्की को लगा कि जैसे वो पुराना सा दिखने वाला घर अभी भी उस हादसे से बाहर नहीं निकला था जो कुछ दिन पहले उस घर की छत के नीचे हुआ था। हर चीज़ वैसी की वैसी ही पड़ी थी जैसे वारदात के वक्त नजर आ रही थी। धीरे धीरे चीज़ों पर धूल जमने लगी थी और खाने पीने की बिखरी हुई चीज़ों पर चींटियाँ एक लंबी कतार बनाकर हर तरफ दौड़ती हुई नजर आ रही थी। पूरे घर में सन्नाटा था। जैसे ही हवा का एक हल्का सा झोंका किसी लकड़ी की खिड़की से टकराता तो खिड़की से टकराने की आवाज़ लकड़ी के उस छोटे से मकान में गूंजने लगती। विक्की धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए घर के पिछवाड़े की ओर जाने लगा।
उस घर में दो रास्ते थे, एक आगे का रास्ता और दूसरा पीछे वाला रास्ता, जिसका दरवाज़ा विक्की को बंद नजर आ रहा था। विक्की ने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, एक जोर का हवा का झोंका आया और विक्की के आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए। विक्की ये देखकर हैरान हो गया कि अगर वो अपने कदम आगे बढ़ाता और उसका बैलेंस बिगड़ता तो वो नीचे सीधा गहरी खाई के अंदर भी गिर सकता था। पीछे वाले रास्ते से कुछ ही मीटर के फासले पर एक गहरी खाई नजर आ रही थी। विक्की खुद भी नहीं जानता था कि उसकी आंखें क्या तलाश रही थी। विक्की घर के अंदर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि अगर उस घर में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा सुराग नजर आए जिससे कुसुम के साथ हुए दर्दनाक हादसे के बारे में पता लगाया जा सके, तो कोर्ट में केस रीओपन करने में विक्की को मदद मिलेगी। विक्की अपने कदम पीछे हटाकर वापस घर में चारों ओर देखने लगा। तभी विक्की की नज़र घर की छत की तरफ पड़ी। घर की छत पर विक्की की नज़र पड़ते ही वह चौंक गया। उसने देखा कि काफ़ी सारे पंछी एक कतार बनाकर घर की छत से घर के अंदर झांक रहे थे, जैसे कि वो विक्की से ये पूछने आए थे कि वो घर के अंदर क्या कर रहा था। ना तो कोई पंछी शोर मचा रहा था और ना ही किसी तरह की आवाज़ विक्की के कानों पर पड़ रही थी। विक्की को उस घर में कुछ बहुत अजीब लग रहा था। ये कैसे हो सकता था कि इतने सारे पंछी होने के बावजूद घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया था। शाम होने वाली थी। विक्की जानता था कि शाम के वक्त अक्सर पंछी अपने अपने घरों की ओर लौट जाया करते थे, मगर उन परिंदों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस घर की रखवाली करने के लिए घर की छत पर तैनात थे। तभी अचानक विक्की को अनिका की वो बात याद आई जो अनिका ने विक्की से कैफेटेरिया में कही थी। अनिका को हादसे के बारे में कुछ तोतों और पंछी ने बताई थी। विक्की अपने सामने छत पर बैठे उन पंछियों को देखकर सोच में डूब गया कि कहीं ये पंछी वही तो नहीं थे जो अनिका तक मदद के लिए पहुंचे थे। विक्की को उस घर के अंदर कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। विक्की अब तक इतना तो जान चुका था कि इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी फाइलों में जो लिखा था वो किसी भी हालत में पूरा सच नहीं हो सकता था, मगर विक्की की समझ में नहीं आ रहा था कि वो पूरा सच जानने के लिए किस तरफ अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि कोर्ट में अगर किसी बंद हुए केस को रीओपन करना हो तो बहुत ही तगड़े सबूत पेश करने होते थे, और विक्की के हाथ में फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं था जिसके आधार पर वो कोर्ट में कुसुम के केस को रीओपन करवा सके। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और पूरे लकड़ी के मकान में अंधेरा छा गया था। विक्की ने देखा कि छत के ऊपर बैठे पंछी अभी भी एक फौज बनाकर वहीं डटे हुए थे। ना तो कोई पंछी शोर मचा रहा था और ना ही किसी पंछी के चहकने की आवाज़ आ रही थी। पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लेने के बाद विक्की को कहीं कोई सुराग नहीं नजर आया। हालांकि कमरे में पूरी तरह से चीज़ें बिखरी पड़ी थी, जिससे ये पता चलता था कि हादसे के वक्त कमरे में काफ़ी झड़प हुई थी, जिसकी वजह से कमरे में काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई नजर आ रही थी। छोटे से कमरे में एक छोटी सी खटिया कोने में पड़ी थी जिस पर कुछ गद्दे रखे हुए थे, और उसी कमरे में रसोई की जगह भी नजर आ रही थी। मगर इस वक्त कमरे की जो हालत नजर आ रही थी उससे ये साबित नहीं किया जा सकता था कि कमरे में किसी लड़की का बलात्कार हुआ था। विक्की ने पूरे कमरे का वीडियो उतारा और फ्लैश लाइट ऑन करते हुए कमरे को हर एंगल से तस्वीर में उतार लिया। जब विक्की कमरे के हर कोने की तस्वीर ले रहा था तब अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे आगे वाले टूटे हुए दरवाजे पर कोई खड़ा था। विक्की ने झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वह देखकर हैरान हो गया कि एक 22-23 साल का लड़का घूर घूर कर विक्की को देख रहा था। जब उस लड़के ने देखा कि विक्की की नज़र उस पर पड़ी तो उस लड़के ने धीरे से अपने कदम विक्की की ओर आगे बढ़ाए और कहा, साहब कौन है आप? यहाँ पर क्या काम है आपको? बाहर से आ रही रोशनी में विक्की को उस लड़के का आकार ही नजर आ रहा था, मगर रोशनी उल्टी डायरेक्शन से आ रही थी, इसलिए विक्की को उस लड़के का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि विक्की उस लड़के की बात का जवाब दे पाता, अचानक ही टूटे हुए दरवाजे से एक औरत दाखिल हुई और उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, यहाँ क्या कर रहा है? कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ पर मत आया कर। उस लड़के ने अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, माँ देखो वो साहब यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं। अपने बेटे की बात सुनकर माँ ने जवाब देते हुए कहा, तो हमें इससे क्या, जिसको जो करना है करे, हमारे इस घर के साथ और इस घर में रहने वाली के साथ कोई लेना देना नहीं है, चलो मेरे साथ। अपने लड़के को अपने साथ ले जाने से पहले उस औरत ने विक्की की ओर मुड़कर कहा, और साहब अगर आप भी यहाँ पर उसी काम से आए हैं तो बता देती हूँ आपको कि आप जिसे यहाँ पर ढूंढने आए हो वो लड़की मर चुकी है। मेहरबानी करके हमारे मोहल्ले में दोबारा मत आइएगा। ये कहते हुए वो औरत अपने बेटे को लेकर घर से बाहर निकलने लगी। विक्की भी तेजी से उस औरत के पीछे जाकर उस औरत से पूछने लगा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप यहाँ पर रहने वाली माँ बेटी को जानती थी? उस औरत ने इस बार बिना कोई जवाब दिए अपने बेटे का हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिया। विक्की भी तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर उस औरत के रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। विक्की ने देखा कि उसके सामने खड़ी औरत लगभग 50 साल की उम्र की औरत थी और उसका बेटा जो कि 21-22 साल का लग रहा था
वो काफ़ी घबराया हुआ था। उस औरत ने अपनी नज़रें चुराते हुए विकी से कहा, देखिए साहब, मैंने आपसे कह दिया ना कि आप जिस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। दिखने में तो कितनी भोली भाली लगती थी। इतने सालों तक हमारे सामने रहने के बावजूद हमें पता भी नहीं चला कि हमारी नाक के नीचे वो इस तरह के काम किया करती थी। इससे पहले कि वो औरत भी विकी के बगल से रास्ता बनाकर अपने घर की ओर चली जाती, विकी ने फिर से उस औरत का रास्ता रोकते हुए कहा, देखिए मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो माँ बेटी कौन थी, कैसी थी, क्या करती थी। इससे पहले कि विकी अपनी बात पूरी कर पाता, उस औरत ने विकी की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही गुस्से से कहा, देखिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ साहब कि आप यहाँ पर किस इरादे से आए थे। अब तक अब तक तो ये बात पूरे मनाली में फैल चुकी है कि वो भोली भाली मासूम सी दिखने वाली बच्ची कोई बच्ची नहीं थी, मगर भोली सूरत के पीछे छिपी हुई एक डायन थी। इतने सालों तक माँ बेटी हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे। जैसे ही उस औरत ने यह बात कही, उस औरत के बेटे ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथ से झटकते हुए कहा, बस करो माँ, कुसुम ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, कुसुम बहुत अच्छी लड़की थी। जैसे ही उस लड़के की माँ ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी, उस औरत ने अपने बेटे को जोर से तमाचा जड़ दिया और कहा, बस कर नालायक, मुझे तो तुम पर भी शर्म आती है। ऐसी लड़की के साथ तुम उठते बैठते थे। मुझे तो शर्म आती है ये सोचते हुए भी कि इस तरह की जलील लड़की अकेले में तुम्हारे साथ क्या क्या करती होगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर वो लड़का अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। अपनी माँ की ये बात सुनते ही उस लड़के ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बस करो माँ, बहुत हो चुका। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुसुम के बारे में पुलिस ने जो भी रिपोर्ट लिखी है वो सारी की सारी झूठी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुसुम के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था, जिसे सब लोग मिलकर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के की ये बात सुनकर विकी हैरानी से उस लड़के को देखता रहा। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने बेटे को बेकाबू होता हुआ देखकर उस औरत ने फिर से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर की ओर खींचकर ले जाने लगी। इस वक्त उस लड़के की माँ बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। वो औरत विक्की से भी अब बात नहीं करना चाहती थी और ना ही अपने बेटे को वहाँ रुकने देना चाहती थी। इस कारण से वो अपने बेटे को खींचते हुए ले जाने लगी। उसका बेटा बेचैन था, वो कुछ कहना चाह रहा था पर अपनी माँ के कारण वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने जब देखा उसकी माँ उसे खींचते हुए ले जा रही थी तो वो लड़का बोला, माँ एक बार मुझे मेरी बात तो कहने का मौका दो, मैं सच कह रहा हूँ। वो लड़का आगे कहता, इतने में उसकी माँ ने अपने बेटे को ले जाते हुए कहा, तुम अभी के अभी घर पर चलो, मैं तुम्हें अच्छा मजा सिखाती हूँ। खानदान की नाक कटवाने पर तुले हुए हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो लड़का जाते हुए विक्की की ओर देखे जा रहा था। विक्की ने पढ़ लिया था कि उस लड़के की आंखों में कुसुम के लिए बेहद इमोशंस भरे हुए थे। कहीं ना कहीं विक्की ने यह भी अंदाज़ा लगा लिया था कि वो लड़का या तो कुसुम से प्यार करता था या तो कुसुम का बहुत अच्छा दोस्त था। विक्की को जैसे ही लगा, उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी। विक्की को अब पता चल चुका था कि एक वही लड़का था जो विक्की को कुसुम के बारे में काफ़ी चीज़ें बता सकता था। विक्की ने तुरंत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए उस औरत को आवाज़ लगाते हुए कहा, देखिए बहन जी, ज़रा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके बेटे से बस 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। जैसे ही विक्की ने ये बात कही, उस औरत ने अपने बेटे को घसीटते हुए विक्की की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए साहब, मेरे बेटे के पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मेहरबानी करके हमारा पीछा करना बंद कर दीजिए। हम बेहद गरीब लोग हैं, ऐसे मामलों में पड़ना नहीं चाहते। इतना कहने के बाद वो औरत विक्की की ओर मुड़ी और फिर हाथ जोड़ते हुए उसे कहने लगी, अब आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। हम जैसे हैं ठीक है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। ना तो हमें किसी को कुछ कहना है और ना ही किसी भी मामले में पड़ना है। हमें अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। ये कहते हुए वो औरत अपने बेटे को घसीटते हुए एक पुराना 2 मंजिला मकान की ओर ले जाने लगी। उस मकान के पास पहुंचने के बाद वो औरत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने बेटे को अपने साथ ले गई। विक्की बड़े ही ध्यान से उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। विक्की को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का विक्की से सब कुछ कहना चाहता था, मगर उस लड़के की माँ उस लड़के को कुछ कहने से रोक रही थी। विक्की ने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो औरत अपने बेटे के साथ अपने घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही कुछ ही सेकंड बाद उस लड़के की चीखें विक्की को सुनाई देने लगी, जिससे विक्की को इस बात का एहसास हो गया था कि
कि लड़के की माँ उसे जोर जोर से पीट रही थी। उस लड़के की चीखने की आवाज़ सुन विक्की को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। विक्की को अंदर से यही लग रहा था कि ये सब कुछ उसके कारण ही हो रहा था। अगर उसने उस लड़के को कुछ नहीं पूछा होता तो ये सब कुछ ना होता। विक्की उस लड़के की मदद करना तो चाहता था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से उस लड़के की मदद करे। और तो और अब विक्की ये भी जान गया था कि वही लड़का था जो कुसुम के केस में उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता था। इस वक्त विक्की अपनी जगह पर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आखिर ये होगा कैसे। वहीं वो औरत अपने घर के अंदर अपने बेटे को पीटे जा रही थी। वो लड़का अब तक चीख चिल्ला रहा था। जब ये सब कुछ चल रहा था तब मोहल्ले के लोग भी कान लगाकर विक्की और उस औरत की बातें सुनने लगे। विक्की ने देखा कि आसपास काफ़ी लोग जमा हो गए थे, इसीलिए मुड़कर विक्की ने एक औरत से पूछा, क्या आप यहाँ पर रहने वाली लड़की कुसुम को जानते हैं? जैसे ही विक्की ने यह सवाल पूछा, विक्की के आसपास खड़ी भीड़ अचानक ही तितर बितर हो गई। सब लोग अपने अपने घर पर और अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। कोई भी विक्की की बात ना तो सुनना चाहता था और ना ही विक्की के सवाल का कोई जवाब देना चाहता था। विक्की के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लोग कुसुम के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे थे। कन्फ्यूज होकर विक्की काफ़ी देर तक लकड़ी बाजार के पीछे वाले मोहल्ले में यहाँ वहाँ घूमता रहा। उस जगह पर काफ़ी कम स्ट्रीट लाइट्स थी, जिसकी वजह से विक्की ठीक तरह से मोहल्ले का मुआयना भी नहीं कर पा रहा था। इस वक्त विक्की को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस केस में आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। एक शख्स भी कुसुम के बारे में बात नहीं करना चाहता था। विक्की को एक लड़का मिला था जो कुसुम के बारे में उसे बताना तो चाहता था, लेकिन उसे भी उसकी माँ अपने साथ ले गई थी। कुसुम के घर के आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था या नहीं, ये जानने के लिए विक्की चारों ओर बड़े ही ध्यान से देखने लगा, मगर आसपास पुराने लकड़ी के मकानों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो उस जगह पर किसी तरह की कोई ऑफिस नज़र आ रही थी, ना ही कोई ऐसा दुकान जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हो। बड़े ही ध्यान से पूरे मोहल्ले को देखने के बाद विक्की के चेहरे पर काफ़ी निराशा दिखाई देने लगी है। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे कैसे बढ़े इस केस में। आसपास कहीं भी कोई सीसीटीवी कैमरा नज़र नहीं आ रहा था जिसके जरिए वो इस बात का पता लगा सके कि आखिर उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था और उस रात कुसुम के घर से कौन निकला था। कुछ ही देर में लकड़ी बाजार के पीछे वाले मोहल्ले में धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया। लोगों की आवाज़ें भी धीरे धीरे पूरी तरह से बंद हो गई, मगर विक्की कुसुम के घर की सीढ़ियों पर इसी उम्मीद से बैठा रहा कि कहीं उसे कोई सुराग दिख जाए या कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसे कुसुम के बारे में बता सके। कुछ देर बाद अचानक विक्की के दिमाग में जैसे कोई बात याद आई और विक्की ने मुड़कर घर की छत की ओर देखा। विक्की ये देखकर हैरान हो गया कि सारे के सारे पंछी अभी भी छत पर बैठे थे। विक्की को ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे के सारे पंछी विक्की की ओर बड़ी उम्मीद लगाकर देख रहे थे। विक्की ने जब घड़ी में वक्त देखा तब उसे एहसास हुआ कि रात के तकरीबन 9 बजने वाले थे और रात के इस समय पर अक्सर सारे पक्षी सो जाया करते थे। मगर विक्की को इस बात से हैरानी हो रही थी कि कुसुम के घर की छत पर बैठे सारे के सारे पंछी खुली आंखों से विक्की की ओर देख रहे थे, जैसे कि मानो वो मन ही मन विक्की को कह रहे हों कि सुराग आसपास ही था। एक तरफ लकड़ी बाजार में ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ रोहित की कार घाट के रास्ते से होती हुई एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंची। रिया पूरे दिन भर से ही काफ़ी एक्साइटेड थी। रिया ये बात सोच सोचकर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि उसकी लाइफ से एक पूरा दिन उसके दिमाग से और उसकी मेमोरी से इरेज हो गया था। रोहित की कार के सन रूफ से बाहर निकली रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर मनाली की रात की ठंड में मज़े लेने लगी। फिर कुछ ही देर में रिया के दांत कटकटाने लगे। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि रिया सीधे कार के अंदर आ गई। रिया के गालों पर पूरी तरह से लालक आ गई थी। रोहित अपने पूरे परिवार को एक सरप्राइज लोकेशन पर ले जा रहा था, जिसके बारे में ना तो बच्चे कुछ जानते थे और ना ही अनीका। बच्चे ये देखकर हैरान थे कि रोहित उन्हें रात के अंधेरे में किसी ऊंची घाटी की ओर ले जा रहा था। कुछ देर बाद रोहित ने अचानक अपनी कार को ब्रेक मारी और पीछे मुड़कर बैक सीट पर बैठे बच्चों को कहा, हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। बच्चे ये देखकर हैरान थे कि आसपास कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रोहित की कार की हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी में आगे बच्चों को एक डेड एंड नजर आ रहा था, मगर आसपास पूरी तरह से अंधेरा होने की वजह से कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज रोहित को हो क्या गया था।
रोहित इतनी खतरनाक और अंधेरी जगह पर बच्चों को क्यों लेकर आया था, ये बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। बच्चों ने देखा कि रोहित की कार के पीछे चल रही उसकी सिक्योरिटी की जीप भी लगभग 10 मिनट पहले एक जगह पर रुक गई थी। उसके बाद रोहित अपने परिवार के साथ अकेला ही इस जगह तक पहुंचा था। रोहित ने कार से बाहर उतरते हुए अनिका और बच्चों को इशारा किया कि वे भी कार से बाहर उतरें। अनिका के साथ साथ बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। जब वो लोग कार से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आसपास घनी झाड़ियां नजर आ रही थी। रोहित ने रिया का हाथ पकड़ा और अलेक्जेंडर, आर्यन और अनिका की ओर देखकर कहा, चलो अब मेरे पीछे। रोहित धीरे धीरे अपने कदम एक बेहद पतले से रास्ते से ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी की ओर आगे बढ़ने लगा। बच्चे भी संभल संभल कर अपने पांव रखकर आगे बढ़ रहे थे। रोहित अक्सर अपनी फैमिली को 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में डिनर पर ले जाया करता था, मगर बच्चों की ओर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घने जंगल में रोहित उन्हें क्या सरप्राइज देना चाहता था। बच्चों को काफ़ी भूख भी लग रही थी। खासकर रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घने जंगल में रोहित उन्हें क्या डिनर खिलाने लाया है। तभी रिया ने बेहद प्यारी सी आवाज़ में रोहित से पूछा, डैड, क्या आज हमें डिनर में आप पेड़ पौधों की पत्तियां खिलाने वाले हैं? अपनी प्यारी सी प्रिंसेस की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रोहित रिया का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगा। अनिका ने अलेक्जेंडर और आर्यन का हाथ पकड़ रखा था। वो भी संभल संभल कर पांव रख रही थी। कुछ देर बाद रोहित का पूरा परिवार उस छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। रोहित ने तीनों बच्चों से और अनिका से कहा, चलो अब तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। रोहित का इस तरह का बिहेवियर देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन काफ़ी हैरान थे। वो दोनों जानते थे कि रोहित कभी इस तरह का बर्ताव नहीं करता था, मगर मनाली आने के बाद परिवार के साथ एक के बाद एक जो हादसे हो रहे थे उससे सभी के मोरल काफ़ी टूट चुके थे और रोहित अपने परिवार को फिर से मुस्कान देना चाहता था। रोहित की बात सुनने के बाद रिया ने रोहित से कहा, डैड, यहाँ पर आंखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। वैसे भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है डैड कि यहाँ पर आप हमें क्या सरप्राइज देने वाले हैं। तभी रोहित ने मुस्कुराते हुए रिया की नाक पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, तुम लोग आंखें तो बंद करो, तभी तो सरप्राइज का मजा आएगा। इस बार रोहित की बात मानते हुए रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। रिया को आंखें बंद करता हुआ देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी अपनी आंखें बंद कर दी। आखिरकार रोहित ने जब अनिका की ओर देखा तो अनिका भी समझ गई कि रोहित चाहता था कि वो भी अपनी आंखें बंद करे। जैसे ही अनिका ने आंखें बंद की, रोहित ने कहा, वेरी गुड, अब जब तक मैं ना कहूँ कोई आंखें नहीं खोलेगा, ओके? बच्चों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कुछ देर तक आसपास बिल्कुल खामोशी छाई रही। तभी रिया ने डरी हुई और घबराती हुई आवाज़ में अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा, डैड, आप यहाँ हो भी या चले गए? कहीं आपका सरप्राइज ये तो नहीं कि हम जब आंखें खोले तब आप आसपास कहीं नजर ना आए और हमें शेर चीता का सामना करना पड़े? तभी फिर से रोहित ने रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, जस्ट 1 मिनट मोर। इस बार रोहित की आवाज़ कुछ दूर से आ रही थी। बच्चे की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित क्या करना चाहता था। तभी दूर से रोहित की आवाज़ फिर से सभी के कानों पर पड़ी, 1 2 3 ओपन योर आइज। रोहित की आवाज़ सुनते ही अनिका और तीनों बच्चों ने धीरे से जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित के कहने पर तीनों बच्चों ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू कर दिया। तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर उसकी ऐसी क्या सरप्राइज़ देना चाहते थे उनके पापा, जिसके लिए वह खुद भी इतने एक्साइटेड लग रहे थे। वहाँ दूसरी ओर अनिका भी जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती थी कि आखिर रोहित, जिसके असली और नकली चेहरे के बीच पहचान करना मुश्किल हो गया था, वह अपने परिवार के लिए और अपनी बीवी के क्या सरप्राइज़ देना चाहते थे। जब अनिका और तीनों बच्चों ने एक साथ अपनी आंखें खोली तो अपने आगे का नज़ारा देखकर तीनों चौंकाचौंध हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती से ऊपर उठकर स्वर्ग की सैर पर पहुंच गए थे। रोहित ने अपने स्टाफ की मदद से पूरी चट्टान की चोटी को लाइटों से सजा दिया था। बीच में एक बड़ा सा सामियाना नजर आ रहा था, जिसे सफ़ेद छोटी छोटी लाइटिंग से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था कि जहाँ कुछ वक्त पहले तक बच्चों को और अनिका को हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, वो तो दरअसल धरती से कोसों मील ऊपर स्वर्ग में बनी हुई एक छोटी सी जगह थी। रोहित का कुछ पर्सनल स्टाफ सामियाने के अंदर एक बड़ा सा डिनर टेबल सजाकर रोहित और उसके परिवार का इंतजार कर रहा था। उस पूरी जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने अपने परिवार के लिए स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद कर जमीन पर उतारा था।
हर तरफ छोटी छोटी लाइटिंग से पर्वत की चोटी को जगमगा दिया था। ये नज़ारा देखते ही अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उस पर्वत की चोटी पर हर तरफ दौड़ लगाने लगी। रोहित भी रिया के पीछे पीछे रिया को संभालते हुए कहने लगा, संभल कर रिया, ज़्यादा दौड़ो मत, तुम गिर सकती हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मगर रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए लगातार चीखती और चिल्लाते हुए दौड़ती रही। वाह डैड, दिस इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज अमेजिंग। ये जगह तो कितनी खूबसूरत है। रोहित ने स्पेशली अपने परिवार के आने पर अपने स्टाफ मेंबर से कहा था कि वो बलून्स और लाइट्स किए हुए कैंडल को आसमान में छोड़ दे। जब एक साथ सारे कैंडल और गैस बलून्स को आसमान में छोड़ा गया तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे पूरे आसमान में छोटी छोटी रंग बिरंगी टॉफियां तैर रही थी। बच्चे इस पूरे नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी कभी सोचा नहीं था कि रोहित अपने परिवार के लिए इस तरह की सरप्राइज प्लान कर सकता था। आर्यन बचपन से रोहित के साथ रहा था। आर्यन जानता था कि रोहित इस तरह के सरप्राइज में नहीं मानता था। यहाँ तक कि कभी कभी बचपन में आर्यन को रोहित काफ़ी बोरिंग भी लगता था। मगर आज रोहित को इतने एफर्ट डालकर अपने परिवार की इतनी बड़ी सरप्राइज देते हुए देखकर आर्यन भी काफ़ी इम्प्रेस हो गया था अपने डैड से। दोनों भाई एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर जैसे एक दूसरे को कहने लगे थे कि वो रोहित जो कुछ ही देर पहले दोनों भाइयों पर बरस पड़ा था वो इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। रिया दौड़ लगाकर पूरी पर्वत की चोटी पर गोल गोल घूमती रही। फिर जब रिया की सांसें फूलने लगी तो अनिका के पास जाकर रिया अनिका की कमर से लिपट गई और कहने लगी, वाह मम्मा, देखो पापा ने कितनी अच्छी सरप्राइज प्लान की थी हमारे लिए। आसपास का वातावरण बिल्कुल जादुई था। बच्चों के साथ साथ अनिका भी सारे नज़ारे देखकर चौंक गई थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया में कोई ऐसी भी नज़ारा हो सकता था। अनिका को अपनी पिछली ज़िंदगी की कोई बात याद नहीं थी, मगर अब तक अनिका यादाश्त खोने के बाद जितनी ज़िंदगी जी चुकी थी वह देखते हुए अनिका यह बात तो पक्के यकीन के साथ कह सकती थी कि यह नज़ारा जो इस वक्त उसकी आंखों के सामने नज़र आ रहा था वह अब तक की उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। रोहित भी दौड़कर अनिका के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। रिया ने जो सवाल पूछा था उसका सबसे ज़्यादा जवाब कोई सुनना चाहता था तो वो था रोहित। रोहित की आंखें अनिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। अनिका की आंखें आसमान की ओर उड़ रहे कैंडल और गैस बलून पर थी। अनिका की बड़ी बड़ी आंखों में रोहित को जगमगाती हुई रोशनी साफ नजर आ रही थी। रोहित जानना चाहता था कि आखिर अनिका को रोहित की सरप्राइज कैसी लगी। कुछ देर तक अपने आसपास सारे नज़ारे देखने के बाद अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, क्या ये सारा का सारा इंतजाम तुमने किया? रोहित ने जब अनिका की ये बात सुनी तो रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, हाँ वैसे प्लानिंग मैंने की थी मगर एग्जीक्यूशन तो इन सब ने किया है। सामियाने के अंदर और बाहर खड़े रोहित के पर्सनल स्टाफ मुस्कुराकर अनिका की ओर देखकर झुक गए जैसे कि वो अनिका को वेलकम कह रहे हों। तभी अचानक सामियाने के अंदर बैठा एक वायलिन प्लेयर वायलिन बजाने लगा। जैसे ही वायलिन की मेलेडी पर्वत की चोटी पर गूंजने लगी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर काफ़ी प्लेजेंट हो गया। वायलिन के सुर जैसे पर्वत से गुजर रही हवाओं में मिलकर मनाली की वादियों में गूंजने लगे थे। जहां नन्ही सी रिया पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एंजॉय कर रही थी, वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन भी अपने पापा की सरप्राइज से काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। दोनों भाई जो हमेशा ही या तो अपने मन ही मन में सोचते रहते थे या तो एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों के इशारे से बातें करते थे, आज उन दोनों भाइयों के चेहरे पर भी मुस्कान देखकर अनिका भी काफ़ी खुश थी। वायलिन से निकल रहे मीठे मधुर म्यूजिक में रोहित अनिका और बच्चों को इशारा करके सामियाने के अंदर ले गया। बच्चे और अनिका धीरे धीरे सामियाने के पास पहुंचे। सामियाने के अंदर तो जैसे एक अलग ही दुनिया नजर आ रही थी। पर्वत की चोटी पर इस तरह से इतने अच्छे इंतजाम करना बेहद मुश्किल था, और वो भी तब जब रोहित ने अभी कुछ ही घंटों पहले अपने परिवार के साथ डिनर पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। कुछ ही घंटों के अंदर पर्वत की चोटी पर कंटेंट से लेकर इंडियन फूड से लेकर तंदूर तक के इंतजाम किए गए थे। सामियाने में जगमगाती हुई सफ़ेद रोशनी के बीच में रोहित के पूरे परिवार के लिए डिनर प्लेट्स सजाई गई थी। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर पहले जिस रिया को इतनी जोरों से भूख लगी थी उस रिया के चेहरे से भूख पूरी तरह से गायब हो गई थी। रिया ने अपनी आंखों में जैसे सारी की सारी रोशनी को भर लिया था, जिसकी वजह से उसकी भूख मिट चुकी थी। रिया और दोनों बच्चों की नज़र आसमान में उड़ रहे गुब्बारों और कैंडल की ओर थी।
जैसे जैसे कैंडल और गैस बलून आसमान में ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, वायलिन बजाने वाले के सुर भी हाई नोट्स पकड़ रहे थे। एक के बाद एक तरह तरह के रेसिपी डिनर टेबल पर सर्व की गई। तीनों बच्चे खाने की प्लेट आते ही खाने पर टूट पड़े। वैसे तो बच्चे रोज ही डिलीशियस खाना खाते थे, मगर आज की बात ही कुछ और थी। पर्वत की चोटी पर इतनी ठंडी हवाओं के बीच गर्मा गर्म खाना कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा था। रोहित और बच्चों का मूड इतना अच्छा था कि अनिका भी कुछ देर के लिए अपने सारे टेंशन भूल गई। खाना पूरा होने के बाद रोहित ने बच्चों से कहा, अब डेजर्ट खाने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए और एक सरप्राइज है। बच्चों ने जब और एक सरप्राइज का नाम सुना तो उनकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। रोहित ने अभी अभी तीनों बच्चों और अनिका को जो सरप्राइज दी थी वो सचमुच काबिलिए तारीफ थी। तीनों बच्चे और साथ साथ अब तो अनिका भी जानना चाहती थी कि रोहित के पास और क्या सरप्राइज थी अपने परिवार के लिए। रोहित ने अपनी जगह से उठते हुए अनिका और तीनों बच्चों से कहा, चलो अब मेरे पीछे आओ। तीनों बच्चे बड़े ही एक्साइट होकर रोहित का पीछा करने लगे। वहीं अनिका भी अपनी जगह से उठकर धीरे धीरे बच्चों के पीछे जाने लगी। कुछ दूर तक पर्वत की चोटी पर चलने के बाद रोहित अचानक एक जगह पर आकर रुक गया। रोहित ने फिर से अपने बच्चों और अनिका की ओर मुड़कर कहा, फिर से आंखें बंद करो। रिया जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने रोहित की बात सुनते ही अपनी आंखें बंद कर दी। अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करी। वहीं रोहित बिल्कुल अनिका के पास जाकर कहने लगा, तुम्हारी आंखें मैं कुछ देर के लिए बंद करूंगा। ये कहते हुए इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट कर पाती, कुछ कह पाती, रोहित ने अनिका की आंखों पर अपना एक हाथ रख दिया और धीरे धीरे अनिका को आगे ले जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रोहित ने अनिका के बिल्कुल कानों के पास आकर कहा, भरोसा रखो मुझ पर। जैसे ही रोहित की सांसें अनिका के गालों से टकराई, अनिका के पूरे शरीर में जैसे बिजली से दौड़ गई थी। फिर कुछ कदम चलने के बाद रोहित ने अनिका के बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया और फिर अनिका के बिल्कुल पास आकर कहा, अब मैं धीरे से तुम्हारी आंखों से अपना हाथ हटाऊंगा, तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना। अनिका को ये कहने के बाद रोहित ने ठीक बगल में खड़े बच्चों से कहा, अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। रोहित ने अनिका की आंखों से अपना हाथ हटा लिया। बच्चों और अनिका ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि पर्वत की ऊंचाई से पूरा मनाली शहर रोशनी से जगमगाता हुआ दिख रहा था। एक तरफ छोटी बड़ी इमारतें जिनमें आधी जली हुई और आधी बुझी हुई रोशनी दिख रही थी, तो एक तरफ गांव के गांव जिनमें ज़्यादातर घरों की लाइट्स ऑन थी और साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी रानी ने हीरो का हार पहन रखा था। पूरा का पूरा मनाली शहर जो पहाड़ की चोटियों के बीचों बीच बना था, उसे बच्चों ने दिन में तो कई बार जी भरकर देखा था, मगर वह वो नहीं जानते थे कि दिन के उजाले में जहाँ चारों तरफ हरियाली और बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ दिखाई देती थी, वहाँ मनाली शहर रात के अंधेरे में भी इतनी खूबसूरत नजर आता था। बच्चे और अनिका जो दृश्य देख रहे थे वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवा जब उनके शरीर से टकराती और मनाली शहर का नज़ारा उनकी आंखों के सामने तैरता तो उन्हें लग रहा था जैसे रोहित ने आज सचमुच अपने परिवार के लिए आसमान से तारे उतार कर जमीन पर रख दिए थे। तब अनिका और बच्चों के ठीक बगल में खड़े रोहित ने अपने परिवार से कहा, अभी सरप्राइज पूरी नहीं हुई है। ये कहने के बाद रोहित ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक मैसेज टाइप करते हुए किसी को मैसेज भेज दिया। अचानक ही कुछ सेकंड बाद पूरे मनाली शहर में जगमगाती हुई रोशनियां एक साथ अंधेरे में बदल गई। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि बच्चों और अनिका को कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक ही पूरे शहर की बिजली एक साथ चली गई थी, मगर इससे पहले कि कोई रोहित को कुछ पूछ पाता या समझा पाता, सबकी आंखों के सामने एक के बाद एक लाइटों से बने हुए नाम नजर आने लगे। कहीं रिया लिखा हुआ नजर आता तो कहीं अलेक्जेंडर, कहीं आर्यन लिखा नजर आता तो फिर अचानक एक होठ से बनता हुआ नजर आया और उसके नीचे रोहित लव्स अनिका लिखा हुआ नजर आया। ये नज़ारा देखकर बच्चे और अनिका हैरान रह गए। फिर अचानक ही पूरे मनाली शहर की लाइट फिर से लौट गई। बच्चों ने और अनिका ने अभी अभी अपनी आंखों से जो नज़ारा देखा था वो नज़ारा देखकर उनकी सांसें कुछ सेकंड के लिए थम गई।